रही है कि सुबह मैंने कहा था समय भूमि गोपाल की, और वो हमारे पराग भाई की पुस्तक का शीर्षक भी वही है। जमीन और प्रकृति जो है वो हम सबकी साझा है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं। उस समझ को बनाकर आजीविका के लिए उसका किस तरह प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमारी समस्याओं में उत्पादकता और समता, ये दो बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे हैं। प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इन दो मुद्दों पर बाजार और राज्य ही चिंता करता है। इट्स आइदर द मार्केट और द स्टेट, और दोनों का तरीका एक ही है, और दोनों भी जिस तरह से प्रोडक्शन में एफिशिएंसी का और डिस्ट्रीब्यूशन में जिस इक्विटी की बात करता है, उससे सामाजिक विषमता खत्म नहीं होती। सो इसके पीछे विनोबा जी ने भूदान से शुरू किया था, उसके बारे में थोड़ी बात होगी, उसकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके बाद संदर्भ क्या था और उसके सारे उदाहरण क्या हुए, और आगे हमको इस दिशा में क्या करने लायक है उसकी बात हम थोड़ी करेंगे। तो सबसे पहले पराग भाई का परिचय ले लें। विनोबा, खास करके भूदान और विनोबा के सिद्धांतों पर काफ़ी गहरा अध्ययन। देवाजी भाई उस गांव के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने हु टुक लीड, और उन्होंने लीड लेकर के जो है, अच्छा कोई हिंदी नहीं समझता ऐसा कोई है क्या भाई? कोई शुद्ध अहिंदी है? बस, तो बहुत अच्छा, तो ये सारी चर्चा हिंदी में ही चले। तो देवाजी भाई हमारे, इस तरफ आ जाइए आप लोग, नज़दीक, यहाँ भी एक कुर्सी खाली है भाई, दिख रहा है, यहाँ जा, प्रमोशन ले लें भाई जाते। ये हमारा घर का है ना, दोस्त का बेटा है, तो इससे थोड़ा अधिकार से भी कह सकते हैं। हाँ, तो आगे आ जाइए आप लोग सब। तो पराग भाई हमारे, उनको कह सकते हैं हमारी आम भाषा में कि वो विनोबा स्कॉलर हैं, और इन सब की खूबी ये है कि सभी के लिए मैं कह सकता हूँ, हाँ, उनको आगे लाना चाहिए। दरअसल हर एक सेशन 1 घंटे का ही हो जाता है, शुरू करते करते। देखो अभी जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं ठीक है, इधर जगह नहीं है, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? पीछे आवाज़ आ रही है भाई? हाँ, धन्यवाद। इस कमरे में सूक्ष्म माइक्रोफोन लगे हुए हैं, और बाकी नहीं हो तो गले में फिट कर लेना बोलते समय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये अपने आप में थोड़ा अनोखा सत्र है, जहाँ पर हम ज़मीन को ज़मीन की तरह और बिना किसी निजी मालिकी, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट लैंड एज लैंड, नेचर एज नेचुरल रिसोर्स बिलोंगिंग टू ऑल, तो उस हिसाब से एक दृष्टिकोण, एंड उस दिशा से थियरी, और उस दिशा से प्रैक्टिस का उदाहरण क्या हुआ, वो हम वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट इन दिस सेशन, एंड देन वी विल डिस्कस अराउंड दैट. So Dr. Parag Cholkar, as I was saying, he is a Vinoba scholar, and he has documented this entire experiment beginning from Bhudan to Gramdan. It's a voluminous work, हिंदी में हुआ है,
और उसका अंग्रेज़ी भी हुआ है। देवाजी तोहफ़ा जो हैं वो मेंढा के अग्रणी हैं जिन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की, इस सारे कॉन्सेप्ट को। और मीठू लाल जी जो हैं, जब ग्रामदान हुए तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश सब जगह ग्रामदान हुए और ग्रामदान का एक एक्ट भी बना 1965 का। उसके तहत जो है वो जिन गांवों में प्रयोग हुए उनमें मीठू लाल जी का भी गांव है। तो वो वहाँ पर ग्रामदान में क्या है, वो कैसे ग्रामदान हुआ, उसकी वो बात करेंगे। और ये थोड़ा अलग उदाहरण है देवाजी वाला, जहाँ पर बड़ी मेहनत लगी है। मोहन भाई हमारे इसके ये जारी शुरुआत जब हुई तो वहाँ जो पीछे जो ताकत लगी थी, सोच की ताकत लगी थी और जो दिशा दे रहे थे एक तरह से, वो मोहन भाई हैं, वो बताएंगे। और अब आगे क्या हो रहा है उस विस्तार में, सिर्फ मेंढा एक उदाहरण नहीं है अपने में, उसका आगे क्या हो रहा है उसके लिए हमारे डॉक्टर सतीश, वो डॉक्टर हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो सचमुच में डॉक्टर हैं, यहाँ उन्हीं के साथ लिखते हैं जो पीएचडी होते हैं ऐसी सभाओं में, वरना वो सच्ची डॉक्टर हैं। तो हम पराग भाई से शुरुआत करेंगे, वो बात करेंगे। उसके बाद उसको जब ज़मीन पर ले गए तो वो सारी प्रक्रिया क्यों, कैसे, उसके बारे में मोहन भाई रखेंगे। और देवाजी और मीठू लाल जी अपने अपना अनुभव जो रहा ग्रामदान का और ग्रामदान की प्रक्रिया का और उस पर क्या हुआ उसका अनुभव साझा करेंगे और बाद में सतीश भाई कहेंगे। अब समय को देखते हुए आप लोग तय कर लीजिएगा कि आप कितने समय में कैसे इसको रखेंगे। मैं तो अभी कुछ बोलने वाला नहीं, कम से कम आप कुछ सवालों के लिए समय छोड़ देना। अरे सुब्रत, आपको सुनाई दे रहा है? तो ये आवाज़ आती है वहाँ तक? अरे वाह। सबसे पहले तो इस कन्वेंशन में इस विषय को रखने के लिए सुदर्शन भाई को धन्यवाद और मोहन भाई को भी हमारे धन्यवाद, जिन्होंने इसका काफ़ी आग्रह रखा। विषय नया है, ग्रामदान क्या है यही बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए चर्चा होने के पहले ग्रामदान क्या है ये भी बताना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लगेगा। ये इसके जो पेपर्स वगैरह आए थे कन्वेंशन के, उससे मैंने सोचा था कि ये सब अंग्रेज़ी में चलेगा, इसलिए मैंने अंग्रेज़ी में नोट बनाई है और वो भेजी भी थी सुदर्शन भाई को। लेकिन अब उन्होंने भी कहा है और काफ़ी सारे लोग भी चाहते हैं कि हिंदी में काम चले, तो हिंदी में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये तो है कि जब हम कॉमन्स की बात करते हैं तब जंगल की बात करते हैं, वाटर बॉडीज़ की करते हैं और भी करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ देते हैं। ये मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर तो प्राइवेट है ही, प्राइवेटली ओन्ड होगा, जबकि वो नेचुरल एसेट है, नेचुरल रिसोर्स है। और जैसे हवा और पानी जैसे सबकी है, वैसे ज़मीन पर भी सबका अधिकार है। ये बोला तो जाता है, ये कन्वेंशन में भी बोला गया है, मैंने एक दो बार सुना, लेकिन जब ये करने की बात आती है तब ये सोचते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो प्राइवेटली ओन्ड रहेगी। जबकि इतिहास बताता है कि ये 400-500 साल की बात है, 400-500 साल पहले आज जैसे ज़मीन पर प्राइवेट खानगी मालकियत की बात है, मालिकी की बात है, वैसी 500 साल पहले भी नहीं थी, हिंदुस्तान में नहीं थी, पूरे दुनिया में नहीं थी। और इसके काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, इसके स्टडीज़ हुए हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को तो कॉमर्स में पकड़ना ही नहीं है। उससे क्या होता है, जब हम कॉमन्स की ऐसी एक रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन करते हैं तब कॉमर्स का तो सिकुड़ना चल ही रहा है, वो हो ही रहा है, तो दूसरे ही जो नेचुरल एसेट्स है पानी जैसे, उनके प्राइवेटाइजेशन की भी बात आगे चलती है। यानी अगर हम कॉमर्स को जब रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन करते हैं तो कॉमर्स का भी संकोच होने लगता है। जैसे मैंने कहा कि इतिहास में ये है कि एग्रीकल्चर तो सालों से, हज़ारों सालों से होता रहा है, लेकिन उसके लिए प्राइवेट टेन्योर्स की ज़रूरत नहीं लगती थी। समाज ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी कि जो व्यावहारिक थी, जिससे जो कल्टीवेटर था, किसान था, उसको तो उसके श्रम का पूरा मुआवजा मिलेगा, ये सुनिश्चित होता था। फिर भी उसकी खानगी मालिकी नहीं रहती थी।
अब भारत में भी धर्मपाल जी का तो आपने कुछ लोगों ने सुना होगा। धर्मपाल जी के काफ़ी पायनियरिंग स्टडीज़ है। उन्होंने बताया है कि 20वीं सदी के तीसरे दशक तक तमिलनाडु और उड़ीसा में ऐसे गांव थे जहां ज़मीन सामूहिक मालिकी की थी, सामूहिक नियंत्रण में थी। लेकिन 500-100 साल पहले ये चीज़ शुरू हुई, पहले पश्चिम में शुरू हुई और फिर जैसे उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ दुनिया में, वैसे वो दुनिया में दूसरे एरियाज में भी वो लागू हुई। और आज ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल है ही और ये रहने वाली ही है हमारे साथ, जबकि इसका कोई कारण नहीं है कि ये रहे ही हमारे पास। सवाल ये है कि इसके लिए कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, अलग से काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ग्रामदान तो शब्द भी बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, भूदान शब्द तो शायद थोड़े ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, लेकिन भूदान के बारे में भी जानकारी तो बहुत ही कम है और ग्रामदान के बारे में उससे भी कम है। भूदान तो इतना ही लोग जानते हैं कि भाई विनोबा ने ज़मीन वालों को ज़मीन मांगी और भूमिहीनों को बांटने के लिए ली। लेकिन भूदान शुरू होने के पहले भी विनोबा यही कहते थे कि गांव की ज़मीन गांव की होनी चाहिए। विनोबा सिर्फ मालिकी का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते थे, एक मालिकों की जगह 10 मालिक पैदा हो ये नहीं चाहते थे। वो तो ये चाहते थे कि ये जो लैंड ओनरशिप की आइडिया है, कल्पना है, अवधारणा है, वो ही डीलेजिटिमाइज हो जाए, वो ही उसकी वैधानिकता ही खत्म हो जाए। यही उनके मन में था, शुरू में से ही था। इसलिए जब ग्रामदान की बात आई तब वही आगे विनोबा ने बात चलाई और सर्वोदय आंदोलन का वही मुख्य कार्यक्रम बना। अब भूदान की बात हुई है तो इतना कह देना ज़रूरी है, हालांकि भूदान हमारा विषय नहीं है, लेकिन भूदान के बारे में भी इतनी गलतफहमियां हैं कि लोग जानते नहीं हैं कि भूदान के माध्यम से करीब 25 लाख एकड़ ज़मीन भूमिहीनों को मिली है, जबकि सीलिंग लॉज के माध्यम से पूरे देश में सभी राज्य सरकारों ने मिल के करीब 50 लाख एकड़ ज़मीन बांटी है। यानी उससे सरकारों के पास तो पूरे रिसोर्सेस है, पूरा मशीनरी ऑफ स्टेट मशीनरी उनके हाथ में है, फिर भी वो भूदान से दुगनी ही ज़मीन बांट सके। तो खैर ये ग्रामदान जब आया तब भूदान भी थोड़ा पीछे पड़ गया, क्योंकि ग्रामदान में शुरू में तो ऐसा हुआ था कि एक गांव जो था मंगरोट नाम का गांव उत्तर प्रदेश में, वहाँ के सभी नागरिकों ने अपनी सभी सारी ज़मीन दे दी। तो उस ज़मीन की एक अलग सिरे से नए ढंग से व्यवस्था करने की बात आई। तो शुरू में यही तो बात थी कि ज़मीन की अलग से व्यवस्था कैसे हो, और शुरू के ग्रामदानों में ऐसे सैकड़ों गांवों में गांव की पूरी ज़मीन का पूरा पुनर्वितरण किया गया। जो ज़मीन कसने ये वाले काश्त करने वाले हैं, भूमिहीन और भूमि मालिक मिला के उनके परिवार का साइज़ क्या है, कितने लोग उनके परिवार में हैं, उस आधार पर उसका पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो जिसके पास 100 एकड़ थी उसने 5 एकड़ ली, और जिसके पास कुछ भी नहीं थी उसने भी 5 एकड़ ली। ऐसे उदाहरण एक नहीं 100 सैकड़ों गाँव में ऐसे हुए जिस पर आज हम विश्वास भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सैकड़ों गाँव में हुआ। विनोबा तो चाहते थे ये लाखों गाँव में हो, ये देश के हर एक गाँव में हो, तो हर एक गाँव में ये होने में दिक्कत थी, मुश्किल थी। इसलिए विनोबा ने सोचा कि उसे कुछ मॉडिफाई किया जाए, उसे कुछ सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि काफ़ी सारे गांव उसको एडॉप्ट कर सके और फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे उस दिशा में आगे बढ़ सके। तो इसलिए उन्होंने उसको एक सुलभ ग्रामदान नाम का उसका एक नया संस्करण निकाला, उसका एक मॉडिफिकेशन किया। उसकी कुछ बातें, मुख्य बातें उसकी ऐसी है कि कम से कम गांव में जितने ज़मीन मालिक है उससे कम 75% ज़मीन मालिकों ने अपनी पूरी ज़मीन ग्राम सभा को दान देना, यानी अपनी व्यक्तिगत मालिकी का ग्राम सभा के नाम समर्पण करना, कम से कम 75%। तो ये तो एक पहले स्टेप के तौर पे था। मेंढा में आप जानते हैं 100% लोगों ने वो मान लिया है। जो जिनकी ज़मीन गांव में है लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी इसमें ज्वाइन करें और वो भी अपनी गांव की ज़मीन दान दें। और ऐसी जो ज़मीन होगी
जिस पर कि व्यक्तिगत मालिकी लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ दी है, वो गांव की ज़मीन का कम से कम 51% हिस्सा हो, ये माना गया था। अब इसमें भी अलग अलग राज्यों में जो कानून बने उसमें अलग अलग स्थिति है। महाराष्ट्र में भी ये परसेंटेज 60% है, लेकिन जो स्कीम बनी उसमें माना गया था कि कम से कम 51% ज़मीन इसके अंडर आए। फिर एक प्रोविज़न ऐसी थी कि जो ज़मीन जो है जिस पर कि व्यक्तिगत मालिकी ख़त्म हुई है, उसमें से 5% ज़मीन निकाल कर वो भूमिहीनों को बांटी जाए, जो गांव के भूमिहीन होंगे, और 95% जिनके पास वो पहले ज़मीन थी वही उसकी काश्त करेंगे, पुश्तैनी नहीं उनके पास रहेगी, यानी उनकी आगे की पीढ़ियाँ भी उस पर काश्त करती रहेंगी, उन्हीं के पास वो रहेगी। लेकिन चूँकि मालिकी उन्होंने ग्राम सभा को समर्पण की है, उनके पास क्लियर टाइटल नहीं है, इसलिए वो मॉर्गेज या सेल उसका नहीं कर पाएंगे। फिर भी उनके जो राइट्स है उसमें वो गांव के दूसरे किसी आदमी को हस्तांतरित कर सकते हैं ग्राम सभा की अनुमति से। ये प्रोविज़न उसमें थी। इस प्रोविज़न के कारण ज़मीन जो है वो किसान के हाथ में सुरक्षित हो जाती है, वो उसके हाथ से जा नहीं सकती, उसके जीविका का जो आधार है वो उसके पास हमेशा के लिए रहता है। और यही आज आकर्षण है कई सारे लोगों में, ये आकर्षण, क्योंकि आज अब जानते हैं कि कितनी ज़मीन के बारे में कितनी आपाधापी चल रही है, लैंड माफिया की नज़र कितने इस पर है। तो इससे किसान की ज़मीन बच सकती है, क्योंकि वो उस बेच नहीं पाएगा, तो उसका जो तुरंत उसका जो कुछ लाभ होने वाला है जिसके लिए वो ज़मीन बेचना चाहता है, लेकिन उसकी इसका लाइवलीहुड का साधन ही अगर चला जाएगा तो वो घाटे में ही रहेगा। फिर और एक उसमें प्रोविज़न ऐसा है कि गांव के कम से कम 75% लोग ग्रामदान को मान्यता दें, यानी जो किसान नहीं है वो लोग भी ग्रामदान मान्य करें, और सभी लोग 2.5% अपना इनकम या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये गांव को, ग्राम सभा को दे, जिससे ग्राम कोष बनेगा और जिसके आधार पर ग्राम सभा गांव के भलाई के लिए काम कर सकेगी। और एक मुख्य बात ग्राम सभा जो इसमें है कि ग्राम सभा ही इसके बाद सभी गांव का, जिसे गवर्नेंस हम कहते हैं, वो गांव का गवर्नेंस ग्राम सभा करेगी। गांव के सभी अफेयर्स के बारे में ग्राम सभा देखेगी, गांव के डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करेगी, गांव के लिए प्लानिंग करेगी, गांव के जो रिसोर्सेस है उसके आधार पर, और गांव की जो नीड्स है उसके लिए, यानी जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है, उसके लिए भी वो प्लानिंग करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी प्रोग्राम। फिर गांव में जो नीडी लोग हैं, जैसे विधवाएं होंगी, अनाथ होंगे और कुछ होंगे, तो उनको भी वो मदद करेंगी। गांव में रोज़गार का निर्माण हो, इस तरफ ध्यान देगी। और इस तरह सब पूरे गांव समाज के पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ग्राम सभा काम करेगी। और इसके लिए अलग अलग देशों में राज्यों ने सुलभ ग्रामदान की योजना के आधार पर कानून बनाए हैं। सभी राज्यों ने नहीं बनाए, लेकिन काफ़ी सारे राज्यों ने बनाए। कुछ राज्यों ने बाद में वो रिपील भी किए हैं। अभी गए साल ही आसाम ने रिपील किया, मध्य प्रदेश ने पहले रिपील किया था, पश्चिम बंगाल ने रिपील किया, कर्नाटक ने रिपील किया। फिर भी आज बिहार में, झारखंड में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में अच्छा है। तमिलनाडु में भूदान ग्रामदान के लिए अलग मिनिस्ट्री है। एक ही अकेला राज्य होगा जहाँ ऐसा है। तो ये है, कानून बने हैं, कानून के तहत ग्रामदान बोर्ड्स बने हैं, और वो ग्रामदान बोर्ड से ग्रामदानी गाँवों की जो ज़रूरतें हैं, ग्रामदानी गाँवों की जो समस्याएं हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये जो कानून बने, उनमें पंचायत के जो पावर्स है, पंचायत लॉज में जो पावर दिए हुए हैं, वो सभी पावर्स ग्राम सभा को भी दिए हुए हैं। यानी ग्रामदानी गांव की ग्राम सभा को पंचायत के सभी पावर्स है ही, और उसके इन एडिशन टू दैट उन्हें काफ़ी सारे पावर्स और भी है। और ग्राम सभा निर्णय जो लेगी, वो ये माना गया है कि वो जहाँ तक हो सके कंसेंसस से लेगी। ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ उल्लेख करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि मोहन भाई और देवाजी जी उस पर आगे बात करेंगे। अब ये जो आज भी जो हम देखते हैं, उस समय की तो समस्याएं अलग थी, आज भी समस्याएं अलग है, लेकिन समस्याएं तो आज भी है।
और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय बात हो रही थी कि ये ज़मीन का पुनर्वितरण होना चाहिए, समाजवादी साम्यवादी सभी उसकी बात कर रहे थे। लेकिन उस समय भी जो पॉलिसी मेकर्स थे वो जानते थे कि इससे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए, क्योंकि भूमिहीन चाहता है, उसे ज़मीन की भूख है, उसे असंतोष है, और उसे गलत दिशा भी दी जा सकती है, जैसे शुरू में तेलंगाना में हुआ। फिर भी वो अवेयर थे इसके कि ऐसे ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तब फ्रैगमेंटेशन होगा। इसलिए 1947 से ही प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट बनने शुरू हुए राज्यों में। तो ज़मीन का फ्रैगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, उसी समय से लोग मानते थे, और समस्या उस समय भी थी। लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ही बड़ी ज़्यादा बढ़ी है। और जब ये बढ़ती है, फ्रैगमेंटेशन होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि खेती अनवायबल बन जाती है इकोनॉमिकली, फिर वो बेची जाती है। फिर उसका कॉरपोरेटाइजेशन की जब जो ट्रेंड बढ़ रहा है कॉरपोरेटाइजेशन का, उसका वो भी एक कारण है। और खेती जब घाटे का सौदा बनती है तब किसान वो कर नहीं पाता, और इसलिए हम जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में किसानों की आत्महत्याएं हो रही है। और आज ऐसी स्थिति है कि खेती तो कोई करना नहीं चाहता। तो खेती में ये एक समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि जब इंडिविजुअल ओनरशिप है तो किसान निर्णय लेता है कि अपने खेत में क्या बोना। तो बाज़ार में किसी चीज़ का भाव जब बढ़ जाता है तब सभी किसान वो चीज़ बोने के पीछे लग जाते हैं, उसका ओवर प्रोडक्शन होता है और उससे कीमतें गिरती है और फिर किसान बर्बाद होता है। यानी कीमत किसी चीज़ की बढ़ी तो भी किसान बर्बाद है, किसी चीज़ की घटी तो भी किसान बर्बाद है। फिर कैश क्रॉप्स का चलन बढ़ रहा है, किसान चाहता है कि कुछ पैसा मिले, तो कैश क्रॉप्स की वजह से फूड सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ी है और सॉइल फर्टिलिटी भी उससे अफेक्ट हो रही है। और ये सब हो रहा है इंडिविजुअल ओनरशिप लैंड की ऊपर होने की वजह से। और भी कई सारी चीज़ें, मैंने 2-3 मुख्य चीज़ का उल्लेख किया। तो ये सब चीज़ों का उपाय ग्रामदान में ही है, क्योंकि ग्रामदान में ग्राम सभा जो है वो उसके पूरे नियंत्रण में गांव की ज़मीन आ जाती है। जैसे गांव का जंगल गांव की नियंत्रण में आने से उस जंगल की सुरक्षा करने का, उसका उचित दोहन करने का, उसके लिए नियम बनाने का और वो नियम एनफोर्स करने का अधिकार ग्राम सभा को मिलता है। और उसके रिजल्ट क्या है हम देखते हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर लैंड पे भी अगर गांव समाज का, गांव की कम्युनिटी का नियंत्रण आ जाए तो उसके लिए भी प्लानिंग हो सकता है, तो ज़मीन का बेटर यूज़ हो सकता है और सॉइल फर्टिलिटी का भी की रक्षा हो सकती है। हाँ, तो इसके ये जो होता था, इसकी ग्रामदान इसकी एक की लोकल कम्युनिटीज़ के हाथ में रखता है, तो जिससे इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी प्रदान हो सकती है। अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण ने वे बैक 1989 में एक स्टडी किया था जो पब्लिश हुआ है टूवर्ड्स ग्रीन विलेजेस के नाम से, जिसमें सीड का उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने यही कहा है कि इस तरह का जब फोरम होगा, ग्राम सभा जब निर्णय करने में सक्षम रहेगी, तभी ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण देश का ठीक रह सकता है। तो ग्रामदान में इस तरह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, सोशल कोहीजन है, क्योंकि सब एक साथ बैठ के सोचते हैं और निर्णय लेते हैं, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है। और इससे ही जो बात निकलेगी कल्चरल रेनेसांस होगा, यानी पूरे ग्रामीण जीवन की पुनर्रचना होगी और असली आज़ादी जिसे कहते हैं वो आएगी। अब ये सब कहा जाता है तो सबसे पहले ये आता है कि ये होगा क्या, यूटोपियन है, आइडियल है। आइडियल कहते शब्द का ही अर्थ होता है कि ये होने वाला नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि विनोबा ने कैंपेन चलाया तो उस समय हज़ारों गाँवों ने ये मान लिया, ये ग्रामदान की योजना हमें मान्य है, उन्होंने दस्तखत किए। करीब 1,60,000 गाँवों में ऐसे 75% से ज़्यादा लोगों ने दस्तखत किए कि ये हमें मान्य है। उसके आधार पे कानून जो बने, वो कानून के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, वो ज़्यादा गाँवों में हो नहीं पाया, क्योंकि कई वजह है। कार्यकर्ताओं की कमी थी, उनमें टेक्निकलिटी तो ये काफ़ी था कानूनों में, ऐसे कई कारण हैं, इससे वजह से ज़्यादा नहीं हो पाए। फिर भी आज भी 3,972 गाँव आसाम पकड़ के ग्रामदानी गांव है जहाँ ज़मीन ग्राम सभा के नाम है, जहाँ व्यक्तिगत मालिकी खेत ज़मीन पर भी नहीं है।
और अभी मेंढा ने जो हाल ही में 2013 में मेंढा भी ग्रामधन हुआ है। तो इतने गाँव में ये हो पाया है और गाँव में भी हो सकता है अगर उसके लिए कोशिश की जाए, सोचा जाए और प्रयत्न किया जाए। और इसके लिए तो कोई ऑप्शन, दूसरा कोई पर्याय नहीं है, इस चीज़ का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसी दिशा में काम करना होगा। ऐसा इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। राइट टू एलियनेट ये फाउंडेशनल राइट है और राइट टू प्रॉपर्टी ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसको लेकर के ये कभी हम इसको एजेंडा में आया नहीं है। पर जब हम कॉमन्स की सोच रहे हैं तब ये पूरा कॉन्सेप्ट एक सिरे से सोचना है, क्योंकि आइडियल जो है वो प्राप्त नहीं होता पर आइडियल को दिशा बनाया जा सकता है। तो ये सोच अब हमको लानी है, क्योंकि ये हमारी अपनी कोई मौलिक सोच नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक सोच है और ये पहले मानव जात के पास थी। हमने उसको बड़े लंबे समय तक रखा था, फिर उसमें जब राज्य बदले, मानस बदला, तब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स में लैंड आ गया। आज हम पूरे लैंड को कॉमन की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश। मोहन भाई अब कहेंगे कि इसमें सभी को जय जगत। हम लोग ये आयोजन ही कॉमन्स के ऊपर विचार करने के लिए, तो ये कुछ उससे अलग है, ऐसे कुछ शब्दों के कारण गलतफहमी हो सकती है, उसको पहले दूर करना चाहिए कि ज़मीन, पानी, हवा और जैव विविधता ये प्रकृति के द्वारा बनाए हुए संसाधन हैं जो जीवन के मूलभूत आधार है। इसलिए उस पर किसी की व्यक्तिगत मालकियत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ सर्वोदय की विचारधारा से बात आई है ऐसे नहीं है। दुनिया में जिसका असर है, ऐसी जो विचारधाराएं हैं जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा के जो प्रमुख प्रवक्ता है मार्क्स और एंजेल्स, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा है काफ़ी कि व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता ये विषमता की व्यवस्था का मूल आधार है, क्योंकि ये जो विषमता की बढ़ाने वाली और उसको ताकत देने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उसकी बुनियाद व्यक्तिगत मालकियत को मान्यता से मिलती है। दूसरा बड़ा तबका है दुनिया का स्त्रीवादी, फेमिनिस्ट, उसके भी जो अध्ययनकर्ता है वो भी अब दुनिया में इसको मानते हैं कि जेंडर आधारित जो विषमता है उसका भी मूल आधार, एक महत्वपूर्ण सपोर्ट अगर कुछ है तो व्यक्तिगत मालकियत। जाति व्यवस्था पे संशोधन करने वाले लोग भी अब एक हिस्सा इसमें मानता है कि उसका भी मूल आधार व्यक्तिगत मालकियत वाला है, जिसको स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए फिर ये व्यवस्था उपयोगी स्थापित हुई। दूसरा हमारा कॉमन्स का मुख्य मुद्दा है जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, कल भी बात कर रहे थे, आज कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तो कल के प्लेनरी में भी जो बात हुई थी कि ये कॉमन्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कुल जो ज़मीन है उसके मात्र 25% की बात कर रहे हैं, और जो ज़मीन अगर कॉमन है तो 56.26% भूमि ये कृषि के अंदर है, जिसमें से 51.01 अंडर कल्टीवेशन है, तो 5.17 एग्रीलैंड अनकल्टिवेटेड है लेकिन कल्टीवेबल है। तो हम लोग अगर 56% कॉमन्स की बात को छोड़ देंगे, बात भी नहीं करेंगे, तो ये 25% की कॉमन्स की बात जो हम कर रहे हैं वो टिकेगी नहीं। FRA के पहले हम तो उससे भी कम कॉमन्स की बात करते थे। FRA के बाद में ज़रूर उसमें सुधार हुआ है कि अब 21.81 फॉरेस्ट लैंड की बात हम लोग करने लगे।
लेकिन इसका ही उदाहरण ले तो पूरी ज़मीन के कॉमन्स की बात नहीं करने के कारण कानून से अधिकार को मान्यता प्राप्त होने के बावजूद 90% जिनका अधिकार है ऐसे लोग दावा ही नहीं कर रहे। और ये परिणाम है उस एटमॉस्फेयर का। वातावरण में व्यक्तिगत मालकियत के लिए सब लोग भाग रहे हैं। सामुदायिक जो मालकियत की बात जो कॉमन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बुनियादी है, उसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं है और वही संकट के निर्माता भी है। तो इसलिए कॉमन्स की अगर बात करते हैं तो हमें 100% प्राकृतिक के द्वारा निर्मित ऐसे संसाधनों की बात करनी चाहिए जिस पर सबका अधिकार होना चाहिए, व्यक्तिगत मालकियत किसी की नहीं होनी चाहिए। यह सत्र में हम अभी कृषि और कृषि योग्य भूमि की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे चलकर बिल्ट अप एरिया और नॉन एग्री लैंड को भी जोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कृषि ज़मीन तो शहरों में ज़्यादा है नहीं, वहाँ तो बिल्ट अप और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। पॉपुलेशन सारी शहरों में जा रही है, तो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की सिर्फ बात करते रहेंगे तो टिकेगी नहीं। एक ही मुद्दा जोड़ता हूँ कि व्यक्तिगत मालकियत नहीं चाहिए, इसका मतलब ये लगाया गया कि सरकार की, स्टेट की मालकियत होगी, और उसके कुछ प्रयोग दुनिया में हुए लेकिन वो असफल रहे क्योंकि वो हिंसा पर आधारित थे। ग्रामदान की खासियत ये है कि ये अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत मालकियत को खत्म करने का रास्ता है। अंग्रेजी में कहें तो एबॉलिशन ऑफ लैंड ओनरशिप बाय ओनर इटसेल्फ, ये मूवमेंट है ग्रामदान का, और इसलिए ये सस्टेनेबल है। और कुछ अगर दुनिया में सस्टेनेबल करना होगा तो अहिंसा का रास्ता स्वीकारना होगा। उस रास्ते की शुरुआत ग्रामदान से होती है। ग्रामदान में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसके कमियों को दूर करने का एक रास्ता भी खुलता है। आज की हमारी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है कि उसकी बुनियाद बहुमत से चुने गए प्रतिनिधि पर आधारित है। हम लोग जब भी बुनियादी इकाई की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बात करते हैं, लेकिन उस ग्राम सभा को तो कुछ ताकत है ही नहीं। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की सभा है, लेकिन जो लोग चुनते हैं प्रतिनिधि, उनको 5 साल तक अपने जीवन से संबंधित कामकाज में सहभागी होने की मनाही है। ये बहुत बड़ी कमी है। और सारे लोग सारे सत्रों में कह रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी का सवाल है वो समाज जब तक निर्णय की प्रक्रिया में नहीं आएगा उसको अधिकार नहीं होगा, या वो जो अपना अधिकार प्रतिनिधि को दे देता है वो ना देकर जिम्मेदारी स्वीकार करेगा कि मेरे गांव में, टोले में, पाड़ा में क्या हो, ये हमारे गांव, टोला, पाड़ा के सभी सदस्य, स्त्री पुरुष, हम बैठेंगे, क्योंकि छोटा छोटा यूनिट होगा, प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं होगी। इतने अंतर पर रह सकेंगे कि आवाज़ देने पर लोग इकट्ठा आ सकते हैं, सब बात कर सकते हैं और सर्वसहमति से निर्णय ले सकते हैं। हिंसा पर आधारित व्यवस्था की और एक बड़ी आधारशिला है बहुमत से निर्णय लेना। बहुमत में हिंसा होती है क्योंकि अल्पमत की बात को सुना ही नहीं जाता। मान लिया जाता है कि जो अल्पमत की बात है वो गलत ही है, बहुमत वालों की ही बात सच है। तो इस तरह से व्यक्ति के अस्तित्व को और ज्ञान को नकारना हिंसा है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, ये भी सारे लोग समझ रहे हैं। ग्रामदान कानून में उसकी शुरुआत होती है।
तो ये इस दृष्टि से कानून के द्वारा एक व्यवस्था का उपलब्ध होना कि जिसके द्वारा हम लोग खेती की ज़मीन को अपने निर्णय से खुद मालिक कॉमन्स बना सकता है। ये ग्रामदान होते ही ग्राम पंचायत से ये गांव अलग हो जाता है और उसको पूरे गांव को अधिकार, ग्राम सभा, असली ग्राम सभा जिसको कानून में ग्राम मंडल कहा गया है, उसको ये निर्णय लेने का अधिकार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो और किसी कानून में एफआरए के पहले नहीं थी कि ये ग्राम सभा को अपने नियम बनाने का अधिकार कानून से प्राप्त होता है। अपने नियम खुद ग्राम सभा बनाएगी और उसको अमल करेगी। और नियम गांव के लिए बनाना ये गांव के कानून जैसा ही है। जो बना सकता है वो उसको मूल्यांकन भी कर सकता है और उसमें सुधार भी कर सकता है। तो ये सत्ता से संबंधित सारे अधिकार और सत्ता अपने हाथ में लेने की बात है। क्योंकि लोगों के चर्चा में तो ये हो जाता है कि हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है जन्म से उसकी राजनीतिक सत्ता एक जैसी है और हम लोग प्रतिनिधि को देते हैं तब उसको मिलती है। लेकिन ये ना दे तो क्या करें और हम क्या कर सकते हैं? इस तरह की एक हताशा का वातावरण व्यवस्था पैदा करती है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। ग्रामदान कानून इसमें इस साथ में आपके खड़ा होता है कि ये संभव है और आप कर सकते हैं। कानून की दूसरी विशेषता ऐसी है कि अन्य कानून में जिनका अधिकार है उनको राज्य या केंद्र सरकार को कहना पड़ता है और निर्णय राज्य और केंद्र सरकार लेती है। ग्रामदान कानून में जो ज़मीन का मालिक है वही निर्णय लेता है कि मैं अपनी मालकियत ख़त्म कर रहा हूँ, रिकॉर्ड में मेरा नाम हटाकर ग्राम सभा का नाम लगाया जाए। इसके बाद उसको राज्य सरकार या केंद्र को अर्जी नहीं करनी है। जैसे ही ये संकल्प गांव वालों ने सही किया है, ये कन्फर्म हो जाता है, शासन की जिम्मेदारी है कि इसको गैजेट में नोटिफाई किया जाए। और जैसे ही गैजेट में नोटिफिकेशन हो जाता है, 3 काम सरकार को 3 महीने के अंदर करना है। एक तो रिकॉर्ड से व्यक्ति के नाम हटाकर गांव का नाम लगाना है और जैसे पराग भाई ने कहा कि उसका 5% हिस्सा, 20वां हिस्सा निकालकर बाकी ज़मीन वही ऊपर खेती करेंगे। उसको कहते हैं ग्रामदानी किसान। नाम नहीं होगा उनका सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन गांव के रिकॉर्ड में होगा ग्रामदानी किसान। और सरकार ने ये सारा रिकॉर्ड ग्राम सभा को देना है जो मेंटेन भी ग्राम सभा करेगी। बहुत रिवोल्यूशनरी बात है। ज़मीन पे रिकॉर्ड के अधिकार के द्वारा सरकार सत्ता को जमाए रखने का काम करती है, उसी को ग्राम सभा धक्का देती है। तीसरा काम करना है जिलाधिकारी को, दूसरा काम करना है इस ग्राम सभा के सदस्यों की सूची रखना और वो ग्राम सभा को देना, अधिकृत ऑथेंटिक बनाना उसको। तीसरा काम है जिस ग्राम पंचायत की ये सदस्य है, गांव, छोटा गांव होगा, टोला होगा, पाड़ा होगा, एक रेवेन्यू विलेज होगा जिसने ग्रामदान किया है, उसको ग्राम पंचायत से अलग करना। लेकिन ग्राम पंचायत के लाभों से ये वंचित नहीं रहेंगे, तो इसको ग्राम पंचायत का स्टेटस मिलेगा। उसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने निकालना है, ये कानून से उनको बंधनकारक है। तो इस तरह का ये कानूनी प्रावधान है जिसका उपयोग हम कॉमन्स को बचाने के लिए, जो आज काम कर रहे हैं कि जो कॉमन्स है उसको बचाने के लिए, और जो कॉमन्स थे लेकिन आज नहीं रहे, वो 56% खेती की ज़मीन के ऊपर जो कॉमन्स नष्ट हो गया है, वहाँ से उसको वापस लाने का काम हमें करना है। और ये दोनों काम एक साथ हमें करेंगे तभी हम कॉमन्स के मुद्दों पे आगे बढ़ पाएंगे। इसको ध्यान देते हुए अब आगे के ये संभव है, इसके 2 उदाहरण आपके सामने आएंगे।
सुदर्शन भाई आपको बताएंगे। बस बहुत अच्छा पूरा विश्लेषण अब ये रख दिया। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या विभावना थी, क्यों ये हम सोच रहे हैं, और हम जो समाज में समता की बात कर रहे हैं साधनों को लेकर, उसको लेकर के ये एक अलग तरीके की सोच और एक क्रांतिकारी सोच है, जिसको हम एक तीसरा विकल्प भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग सब फंसे हुए हैं। द स्टेट हैज फेल्ड बट द स्टेट मस्ट सक्सीड, द मार्केट हैज कैप्चर्ड द स्टेट। इसके बीच में हम फंसे हुए हैं। और जो बात हो रही है सुबह से, समाज पर सरकार और बाजार हावी है और बाजार सरकार पर भी हावी है, तो बाजार सब पर हावी है। तो उससे अलग एक क्रांतिकारी विचार, क्या ये संभव है? अब देवाजी बताएंगे कि कैसे संभव हुआ, और मीठूलाल जी भी बताएंगे एक के बाद एक कि ये कैसे संभव हुआ। देवाजी से हम लोग, कुछ लोग तो उनकी बात हम सुन चुके हैं पहले ही दिन, पहले ही सत्र में। अब उससे आगे हम सुनेंगे। बिल्कुल, आप मिट्टी मिट्टी पहले आप बोल दीजिए, फिर मिठू जी कहें। अच्छा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है मेरा। नहीं, आप थोड़ा छोटा करिए, क्योंकि लंबा होगा तो लोग चले जाएंगे और कुछ नहीं। वो 8 मिनट वाला ही है। आपको सुनना होगा तो ये सब नहीं, आप आपको लंबा बुला होने की लेंगे। चिंता मत करिए, सुदर्शन भाई आपको रोक देंगे। हाँ। बोलिए। हाँ, आप बोलिए, मैं समय पर आपको रोक दूंगा। सभी को जय जगत, नमस्कार, जय सेवा, जय जोहार। उभा राहून बोल। हाँ, उभा हो दिसत नाही त्यांना ते मागे. हो हाँ, आज का जो विषय है ग्राम सभा ग्राम दान गांव पर है। प्रहलाद भाई ने भी उसका बताए हैं, मोहन भाई की हैं को मैं जो गांव में किया वही मैं कहूँगा। इस ग्राम दान क्या है इसके बारे में भी सब बता दिया है, लेकिन दूसरों को कहने से ये मानना नहीं, खुद को इसका अध्ययन करना पड़ता। एक व्यक्तिगत, परिवार और सामूहिक ग्राम सभा में इसमें तरह तरह का सवाल खड़ा होता है। हमारे में इतना सवाल आए कि ओ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग IAS अधिकारी हैं, ये भी सवाल किया है, अभी भी सवाल उनके मन में हो रहा है। तो कुछ सदन व्यक्ति होता है, बड़े किसान होता है, प्रतिनिधि होता है कि ये हमारे ज़मीन गांव को कैसे देंगे, अगर क्यों दे रहे हैं, और तुम्हारे ज़मीन गांव को दे देंगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे पालेंगे, ऐसे सवाल आता था। उसका सवाल से जितना प्रश्न आता है उतना ही गहराई से चर्चा। जो सवाल खड़ा करता है उनसे ही पूछना, अगर ये ज़मीन गांव में, गांव लोग है ना, गांव को ये देना है तो ये ज़मीन कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, सरकार को जाएगा क्या, कोई कंपनी को जाएगा कि कोई ठेकेदार को जाएगा? तो ज़मीन तो गांव में ही रहेगा। हाँ, हम भी गांव में हैं। ऐसे चर्चा हुआ, बहुत महिला, युवा, पुरुष ये सब मिलकर इसका अध्ययन किया। अध्ययन बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण है। बिना अध्ययन से, कल भी मैं बोला, कोई भी काम नहीं करना, बार बार उनको अध्ययन करना पड़ता। वही विषय को वही बताते हैं। मैं 2 दिन में यह होता है, बार बार सरकार क्या कहती है, अच्छा पढ़ाई करो, कृषि अच्छा करो, ये रोजगार बढ़ाओ, जंगल बचाओ, पर्यावरण ये तो मिट्ठू जैसा बातें कर रहे हैं ना, सदियों से यही बता रहे हैं, आगे गाड़ी नहीं जा रहा है, वैसे ही ये काम है। तो हमने इसका अध्ययन हम कितने साल किया, गांव वाले 20 साल। कितने साल? 20 साल किया। एक हम सुने कि संत विनोबा भावे का ग्राम दान कानून जो 1964 का,
ये कानून, ये क्या, ये है क्या ऐसा? बार बार उसको क्या बोलते हैं, शंका और कुशंका, शंका निरसन। शंका का जो शंका आता है ना, ये शंका ही बोलते हैं ना हिंदी में, इसको दवाई कहीं डॉक्टर को ही नहीं मिलता। हाँ, उसका निरसन खुद ही चर्चा से कर सकता है, ऐसा ये है। तो वो जमीन गांव को देगा तो हम क्या करेंगे? तो उससे हमारा फिर 2 भागों में हमने अध्ययन किया। यहाँ जो अगर आप मूल निवासी आदिवासी हो और सभी जगह से आए हैं तो ये भी अध्ययन करना जरूरी है। हम मूल निवासी आदिवासी का संस्कृति, रीति रिवाज, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, न्याय व्यवस्था, जीवन जीने की पद्धति जल जंगल जमीन से जुड़े हैं। ये बुजुर्गों ने कहा था, ये जमीन जो है ये हमारी माँ है। ये जमीन ये बेचना नहीं है। जितने हमारे माँ के बच्चे आ जाएंगे उतनों को वो पालन करने का ताकत हमारे माँ में है। ऐसे हमारे पूर्वज लोगों ने बोले थे। और ये बोले थे, दूसरा सवाल था, हम बचपन से सुने थे, अब सुने कि नहीं, बुजुर्ग लोग कहते गांव एक परिवार है। गांव में जो किसी के पास है बैल बंडे है, गाड़ी है या बच्चे हैं, लड़की लड़का जो है, ये माँ बाप उसका पैदा कर जन्म देने के लिए है। ये संपत्ति गांव का है, ये व्यक्ति का नहीं है। ये इस बात को हम सुन के इसको अध्ययन किया ये ग्रामदान में, और एक एक आदमी को पूछने लगे। गांव में नहीं, पूरा परिसर हमारा इलाका है, तालुका है, जहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ वहाँ जाके इसका अध्ययन किया। तो ये आता है। दूसरा जो हमको समाज में आया, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पटवारी होता है ना, पटवारी रिकॉर्ड किसके पास है? पटवारी के पास है, गांव का है ना। आप उसका क्या हम मराठी में 7/12 कहते हैं। हाँ, आप क्या है कहते पता नहीं, 7/12 गुजराती में 7/12 निकालने के जाते हैं, निकालते हैं, योजना लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका अध्ययन नहीं किया। तो हमने वो 7/12 निकालने के किया। ये अध्ययन से फिर ये पता चलता है, अगर मेरा ज़मीन है मेरे नाम से, तो मैं पटवारी के पास जाता हूँ, साहब मेरे को 7/12 होना, तो उनके पास एक कोटवार होता है, न तो चपरासी होता है। पटवारी बताता है कि ओ कोटवार, वो मेंढा लेखा का रिकॉर्ड निकालो, देखिए समझिए, मेंढा लेखा का रिकॉर्ड निकालो 7/12। तो वो निकाल के देता है। तो पहला नाम किसका आ रहा है? मेंढा लेखा का नाम पर रिकॉर्ड है वहाँ, और उसका अंदर मेरा देवाजी तोपा का है। ये हमने क्या किया कि तहसीलदार, इंस्पेक्टर, पटवारी, इनके साथ एक बैठक हुआ हमारा। ये क्या गड़बड़ है? हम 7/12 निकालने के आता है तो मेंढा लेखा का रिकॉर्ड निकलता है नाम से, मेरा नाम का है ना, मेंढा लेखा का नहीं। वो भला वे ये सरकार ने किया है ना, वो तो तुम्हारा कैसे तुम्हारे नाम से ले, वो मेंढा लेखा का नाम से निकालेगा। ये ग्रामदान एक्ट में ये होता है कि अभी व्यक्तिगत नाम के मेंढा लेखा ग्राम सभा का नाम से ये करना। तो सभी लोगों के सामने वो रिकॉर्ड लिया हमने। ये तो बाद में ये हम शुरू किया, ये पहले समझना है। वो रिकॉर्ड भी लाए 7/12 का, वो रिकॉर्ड लाए तो पटवारी और तहसीलदार बोले हम 7/12 का वो जो बांच होता है रिकॉर्ड मेंढा लेखा का, वो कैसे देंगे आपको? लेकिन हमको अध्ययन करना है। तो वो मान लिया। चर्चा से उनका भी माइंड प्रेस हुआ कि ये कुछ तो भी है। वो तहसीलदार, पटवारी, इंस्पेक्टर में बोला हम कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आदेश का पालन किया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारा बहुत बड़ा है कि ये एक कुछ लोग सोचने वाले हैं ना, बहुत दूर दृष्टि से ये सोचे होगा। हाँ, हम नहीं सोच पाए हैं, सर्विस कर रहे हैं ना, सोचता ही नहीं। ऐसे वो भूले, और उससे चर्चा करके हमने 20 साल के बाद इसका ग्रामदान का हम लागू
किया सर्वसहमति से। ये सर्वसहमति से लिए हमको 20 साल रुकना पड़ा। हाँ, ये रोकना पड़ता है। बाकी ये ग्रामदान कार्यकर्ते बाहर के थे हमारे, तो वो बोले भाई मेंढा लेकर नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। वो कुछ लोगों का बहुत जल्दी से करना, बहुत जल्दी से करना ये नहीं जमता है। सोच और जाना है। अगर नदी पार करना है तो कहाँ को है ना गड्ढा है, कहाँ उठा है, ये करके सोच के जाना। वैसा ही हमने किया। एक की बात सर्वसहमति से ये निर्णय हुआ। और राज जी ने कहा कि भाई बाहर भी हमारे गांव में ज़मीन है, लोग बाहर रहते हैं, तैयार हुआ, वो भी तैयार हुआ है सर्वसहमति से। जब उस दिन मीटिंग हुआ तो उस दिन को जिला अधिकारी एक वो सब अधिकारी को है ना, तहसीलदार को भेजा, तो उनका मन में ये विश्वास नहीं था। ये तो देखो प्रसार में दुनिया में एक इंच के लिए ज़मीन के लिए भाई गला कटक रहे हैं और मेंढा लेखा कैसा अपने ज़मीन पूरा उनको दे रहे हैं। बहुत वहाँ इलेक्शन भी होता है ना, कई गांव में इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन का पूरा उनका तैयारी से रहे थे। लेकिन तहसीलदार और इंस्पेक्टर पटवारी सभी लोग आके राय लिया कि भाई आप लोग तो सर्वसहमति से लोग उसका सम्मति दे दिया। तो तहसीलदार हित हुआ कि इस ज़माने में ये सभी ज़मीन देना मुश्किल था, लेकिन ये क्या है वो हुआ है। अभी लास्ट पर आए हैं तो अभी तो मोहन भाई ने बताया और राग जी ने भी, भैया ने भी बताया कि भाई क्या क्या कर सकते हैं अपने ज़मीन के वो उत्पन्न का उसका 20वां हिस्सा है ना, 20वां हिस्सा ग्राम फंड में जमा करना पड़ता है। 10% देते हैं। हम तो 10% उससे ये ग्रामदान होने का पहले ही उसका जमीन का 20वां हिस्सा। हाँ, ज़मीन का विषय। हाँ, जमीन का 20वां है का उत्पन्न था। हम 10% पैसा का देते हैं। 1 रुपया 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपया गाँव फंड में डालता है और अनाज का भी करते हैं। तो ये ग्रामदान होने के पहले ये हमारा शुरू था, इसलिए हमको कोई दिक्कत मुश्किल नहीं हुई। और उसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? वो जो जमा करते हैं पैसा है, अनाज है, अपने में वही लोग जो जमा करता है वही मेंबर है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही वसूली करता है। तो एक विश्वास हुआ कि नहीं, एक आत्मविश्वास हुआ कि भाई हमारे लिए हम कर रहे हैं। एक सामुदायिक व्यवस्था ऐसे हमने वहाँ किया। तो अभी आगे का चल रहा है तो भी और नई पीढ़ी जो होता है कि और नए अधिकारी आता है तो वो भी मुझ रहा है कि ये तो गलत कर दिया मेंढा गांव ने, आगे तो ये झगड़ा हो जाएगा ऐसे वो लोग कहते हैं। तो झगड़ा होगा तो कैसे हो, इसका भी पहले ही मेंढा लेखा ने तय किया है। सभी जगह झगड़ा होता है ना, जंगल का जानवर से भी शेर झगड़ जाता है, उसका पैसा ला कौन करता है ना। हम तो इंसान हैं, झगड़ा करेंगे गांव में ही, रात में झगड़ा सवेरे पैसा ला। कोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। गांव की झगड़ा गांव में पैसा ला, गांव की नहीं। ये किया पूरा इसमें किया। ज़मीन पानी किसी व्यक्ति का संपत्ति नहीं है, मालिक नहीं है। ज़मीन पानी जंगल ये सब का है, ये इतना समझ तो तय है। लेकिन ये व्यक्तिगत जो है ना प्रोफेसर, ये बाजू में चल रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गांव वाले काम है, अभी भी वो नहीं बदलता है और काम शुरू है। अभी छोटे बातों के लिए अभी ग्राम सभा में लोग आते क्या? नहीं आते। हमको बहुत सवाल ये IAS अधिकारी करते हैं, अकेले CO कलेक्टर बोल के चर्चा किया, क्या ग्राम सभा लगा दिया, ग्राम सभा में कोई आते नहीं। तो आप बोलते ग्राम सभा सर्वसहमति ऐसे तो वो भाई कैसे आएगा, थोड़ा अध्ययन करिए, साथ में बैठे थे। ये जो ग्राम सभा शासन का है, शासन का ग्राम सभा शोषण का ग्राम सभा है। शोषण का ग्राम सभा है, वहाँ कैसे आएगा? जिसको मिलना है उसको लाभ नहीं मिलता, इसलिए वो लोग नहीं आता है। ग्राम सभा को अध्ययन करना पड़ा, ग्राम सभा क्या है। और ग्राम सभा जो है बाकी जो परिस्थितियाँ है हमारे राज्य व्यवस्था की, बहुमत से निर्णय ले रहे हैं। ये बहुमत वाली ही बात ये रहा है कि बहुमत में लेना कि सर्वसहमति से लेना।
तो ऐसा उसने चर्चा किया। तो ये तो बहुत बढ़िया है, कठिन दिखता है लेकिन अशक्य नहीं। बड़ी बात। कठिन तो दिखता है लेकिन अशक्य नहीं। करेंगे तभी ये होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये तो इसने हम सुंदर। हाँ बहुत अच्छी बात आपने रखी। और अब आप पर 50 सवाल आएंगे, इसलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नारा बता दो एक हाँ, नारा इसीलिए हुआ कि ये 20 साल जब लगे, आपने इनके एक्चुअली मैंने सोचा कि नारा उन्होंने बोल दिया। नहीं, मतलब उन्होंने बता दिया है कि सारी बात जो है वो सब निर्णय हम ले रहे हैं। जब कहा उसमें वो नारा आ गया, पर बता दीजिए। हाँ, वही कल भी मैं बताया, वो उसका बहुत अध्ययन से वो सुधारना करते करते, भारतीय संविधान का सुधारना होता है ना, वैसे ये लोगों ने सुधारना किया है। अकेले का यहाँ काम नहीं है। आप भी यहाँ जुड़े हैं कि वो नारा कैसे है कि पहले तो दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार था, हमारी सरकार था, हमारे गांव में हमारा राज। वो पहला था कि दिल्ली मुंबई में किसमें है, हाँ, वो राज था है, हमारे गांव में हमारा राज, दुनिया वाले सुन लो आज, ऐसा था। लेकिन हमारा गांव में हमारा राज, पर दिल्ली बम्बई में किसका राज बताइए। ऐसा चर्चा होता है ना, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। हाँ, वो वहाँ किसका राज, वो भी हमारा है, और वहाँ भी हमारा, यहाँ भी हमारा। क्या फ़र्क है इसमें, दिल्ली में और बम्बई में और गांव की राज में क्या फ़र्क है? ऐसे चर्चा होता है ना। वैसे जाते जाते फिर वो ये जो जंगल के बारे में हम इतना अलग अलग राज्यों से आए हैं, जंगल तो कल भी मैं बोला कि जंगल का सरकारी ज़मीन, सरकारी पानी, सरकारी सरकार कहाँ से आए? ये सब सरकारी है, तो हमको हमारा कहाँ है? तो वही फिर ये कार्यकर्ताओं ने उसका नारा बदल दिया है, दिल्ली बम्बई में हमारा सरकार, हमारा गांव में नहीं, हम ही नहीं, हमारा ऐसा था। हाँ, तो फिर वो अच्छा सी अनपढ़ लंगोटी लगाने वाला वो आदमी इसको बदल दिया। और दिल्ली में भी हमारी सरकार, हमारा सरकार, वो गांव में हमारा सरकार। और दिल्ली का सरकार और अपना गांव का सरकार में फर्क क्या है बताइए? ऐसे सवाल जब होता है ना अध्ययन, तब इसका ये होता है। तो फिर इसको कार्यकर्ताओं जवाब दे ही नहीं पाया। ये एक जोश, नशे जैसा जोश देते हैं, कोई मोर्चा में ऐसा घोषणा देते हैं, लेकिन वो घोषणा का अर्थ क्या है ये तो समझना चाहिए। बिना समझे घोषणा मत दीजिए, फिर उल्टा होता है हमारे पर। हाँ, ऐसा भी हो रहा है। तो उस कि जो सवाल पूछता है वो इतना विद्वान आदमी बोलते हैं, जो सवाल पूछा आप ही बता दो, हम नहीं बताएंगे, हमको समझ में नहीं आ। घोषणा देने के लिए तो बहुत आसान हुआ, लेकिन जवाब उन्होंने उसका ऐसा समझा कि बताया, दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार रहेगी, हमारे गांव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन और समाज का अधिकार। देखिए कैसा इसका है। फिर सवाल खड़ा हुआ, हमारे गांव में, अकेला गांव में कैसे सरकार बनेंगे, कैसे होगा, क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि गांव में, मोहल्ला में या हमारे गांव में महिला पुरुष ये जो है इनका ग्राम सभा रहेगी। ग्राम सभा में सभी लोग आके वहाँ निर्णय लेगी, हमारे गांव में कौन सा पेड़ लगाना हम तय करेगा, कहाँ रोड बनाना हम तय करेगा। ऐसा उन्होंने सुझाव किया, जिससे फिर हमारे गांव में हम ही सरकार नहीं आया। तो दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, ये आई है। फिर ये सुंदर का भी इतिहास है, नारे का भी। और मैं एक छोटी सी चीज़ जो जोड़ना चाहूँगा, देवा जी ने जो कहा कि ये अशक्य नहीं है, अशक्य की बात आती है क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने भी वही कहा कि मालिकी छोड़ने की बात हम करते हैं। दरअसल ये मालिकी छोड़ना नहीं है, मालिकी का विस्तार है। क्योंकि जब ग्राम सभा की मालिकी होंगी और ग्राम सभा का मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं भी उसमें, यानी मेरी छोटी सी ज़मीन जाती है, पूरी गांव की ज़मीन मेरी हो जाती है। ये सोच का सवाल है। मिठू जी बताइए। मैं थोड़ा एक वाक्य है मैं बताता हूँ कि नहीं, यहाँ जोड़ देता है।
जिला तहसील ग्राम देवदा राजस्थान का थोड़ा जोर से बोलिएगा। यो राजस्थान का निवास हाँ कोई बात नहीं हाँ, सर मैं एक छोटा गांव ग्रामदान देवदा का रहने वाला हूँ, चित्तौड़ जिले के। आवाज़ आ रही है पीछे? और हमारे चित्तौड़ जिले के अंदर 7 गांव है, वो 4 ग्राम पंचायतों में जुड़ा हुआ है। कंगरा तहसील के अंदर ही है वो एक गांव चित्तौड़ पंचायत समिति में है। तो सर ग्रामदान हमें अच्छा लगा है। अच्छा लगने का कारण कि हमारा गांव 1965 में संत विनोबा भावे कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक की जम्मू कश्मीर तक की यो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की पद यात्रा की। तो पद यात्रा हमारे यहाँ नेशनल हाईवे पे ही की है सर, जहाँ गंगरार के पास में विश्राम कुटी है, विश्राम कुटी वहाँ विश्राम किया। और हमारे भी वहाँ बड़े बुजुर्ग थे जो देखियो भाई यो तुम्हारे गांव ग्राम देवदा का कोई सदस्य है क्या, वो रिकॉर्ड पहले बना रखा था कि भाई कोई ग्रामदान बनना चाहते हो और ग्रामदान जमीन दान करना चाहते हो वो आदमी यहाँ आ जाओगे। तो देवदा वाला सर यो पहले वहाँ दे रखा, तो फोटो बुलाया उन्होंने, वो सभी यस कर लीजिए कि भाई हम ग्रामदान चाहते हैं। वो सारा उस 1965 में हमारा गांव ग्रामदान हो गया। उसके बाद में हमारा संविधान हमारे ही हाथ में है, ग्राम देवदा के। तो अध्यक्ष बनते सरपंच, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच है वैसे ही वो अध्यक्ष बनते हैं और कार्यकारिणी बनती है। सर्वोपरि ग्राम सभा है सर, जो जब हमारी ज़मीन है वो अगर 91 की कार्रवाई करते हैं तो वो ग्राम सभा को अधिकार में हमारे तहसील के अंदर या एसडीएम कार्यालय के पास जाने की कोई आज तक पहले कोई ना तो रिकॉर्ड है और ना ऐसा कुछ हुआ है, ना कोई विवाद भी नहीं हुआ सर। आज तक पहले कोई विवाद भी नहीं हुआ सर। मानो अभी भाई ने कहा कि भाई वो कि विवाद हो जाए तो कोई जाना पड़ता है, ये करना पड़ता। आज तक पहले 65 के बाद में पहले हो गया होगा शायद, लेकिन उसके बाद में हमारे वहाँ कोई विवाद भी नहीं हुआ। उसके बाद में सर मैं 2003 से लगभग 3 दफ़े मैं भी रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। जी सर, जी सर, हाँ जी सर। तो कैसे काम करते हैं जी सर, यो काम कैसे करते हैं आप? हम हर माह में ग्राम सभा की मीटिंग रखते हैं और मीटिंग रख के और हम ग्राम सभा की मीटिंग बुला लेते हैं। तो हमारे 600 वोटर है, 600 में से 400 वोटर वहाँ पे आ जाते हैं। बहनें भी आ जाती हैं? हाँ सर, बहनें और माँ भाई सब आ जाते हैं। फिर वो जो उनके जो प्रस्ताव है वो रखना हो, वो हमारे क्षेत्र अधिकारी और एक पटवारी जो प्राइवेट है, आज भी पटवारी जी भी प्राइवेट है सर, सरकार के नहीं है, सरकार के नहीं सर। हाँ गाँव के सर। वो उनको हम पैसे हमारे यहाँ ग्राम कोष के अंदर ही देते हैं। ये स्वायत्त है? जी सर, बिल्कुल सही। और सरकार का पैसा सीधा आपके जमीन गांव के में व्यवहार आता भी गांव में उसमें क्या हुआ सर के पहले तो फंड आता SG वायर का, ये सब फंड आता है वो ग्राम सभा के पास ही आता। लेकिन 2008 के बाद में जो ग्राम ये मनरेगा चला ना सर, मनरेगा, मनरेगा वो ये पंचायतों का अधीन कर दिया। अच्छा, पंचायतों का अधीन कर दिया तो इसमें थोड़ी समस्या भी आई। और 1971 के तहत एक धारा 43 थी, वो जो जब नए पंचायत राज कानून बने उस टाइम में उस धारा 43 को हटा दिया। धारा 43 को हटा दिया, उसमें कुछ समस्या वो पैदा हुई सर, उसमें कुछ समस्या पैदा हुई है और उनको कोर्ट में भी वो केस किया, लेकिन वो बाल नहीं हुए सर। शायद अब भी वो हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, राजस्थान ये हाई कोर्ट में। लड़िए। जी सर। बहुत बढ़िया जी सर, धन्यवाद मुचुला जी। चलो तो जो पंचों की राय होगी, क्योंकि ग्राम सभा की बात हो रही है, यहाँ ग्राम सभा बैठी हुई है, ग्राम सभा के सदस्यों की जो राय होगी उसके हिसाब से आगे चलेंगे। ग्राम सभा ये सत्र यहीं समाप्त कर सकते हैं क्योंकि 5 बज गए।
सतीश भाई 5 मिनट रखेंगे वो नहीं वो तो दे रखेंगे, सकते हैं। वो तो मेरा तरीका है कहने का। इतने सारे हाथ ऊंचे हो रहे हैं तो हम लोग सब बैठेंगे, जो जिन लोगों को रस है, शौक है, वो बैठे रहिए, जिनको पूछना है वो बैठे रहिए, और जो आयोजक हैं वो भी बैठे रहिए, क्योंकि शतरंज तो आपको बाद में लेनी है। तो सतीश भाई ये बात रखेंगे हमारे सामने कि गढ़चिरौली विस्तार में मेंढा लेखा से आसपास के गांवों ने क्या सीखा है, और अब नई दिशा क्या पकड़ में आ रही है, और कौन से कुछ क्या नई बातें भी कुछ जुड़ी हैं मंडल लिखा जो मेंढा से आगे बढ़ी। तो सतीश भाई आप रखिए। मंडल लिखा। तो हमने मेंढा की बात तो सुन ली कि मेंढा में ग्रामदान की प्रक्रिया उन्होंने जैसे बताया 20 साल के, तो ग्रामदान तो अभी हुआ, लेकिन उस पहले सामूहिक वन हक जो उनको मिला, उसके पहले भी उनकी प्रक्रिया शुरू थी कि जंगल को बचाने वाला जो एक निस्तार राइट्स का अधिकार था उसमें वो कर ही रहे थे। उसमें पहले सामूहिक वन हक मिला पूरा 1800 हेक्टेयर का, और फिर वो प्रक्रिया ग्रामदान की उसी प्रकार से चली। तो अभी हम एक देख रहे हैं कि कॉमन्स की बात कर रहे हैं, तो अभी इसमें जंगल और ज़मीन बात करते हैं, तो सारे संसाधन आज हमारे देश में जिस विकास की प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ लोगों के हाथ में जा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है, काफ़ी उसके अभ्यास भी आए कि देश की कितनी प्रॉपर्टी और संसाधन किन लोगों के पास, कितने लोगों के पास है। तो एक बहुत बड़ा कानून जो ग्रामदान भी था, लेकिन सामूहिक वन हक की बात है कि जो पहली बार इस तरह के संसाधन गाँव के लोगों के हाथ में आए हैं कि जंगल के सामूहिक रूप में। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं ग्रामदान से, तो ज़मीन और जंगल की संसाधन जो आज जिसके ऊपर काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बाजार सभी का ये है, वो उसको ले जाना चाहते, तो सामूहिक मालकी संसाधन गाँव के पास आएगी। तो जिन जिन गाँव में ये प्रक्रिया अभी सामूहिक वन हक की हुई है, तो जिन गाँव को अभी मेंढा का ग्रामदान होगा और उसके सारे हक मिलेंगे, एक तो जो अब हम बोलते हैं ना कि गाँवों को सीधे फंड्स कैसे मिल रहे, तो जैसे सामूहिक वन हक का ग्राम सभा को जैसे मिल रहे हैं, वैसे फिर ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के सारे फंड्स और अधिकार उस ग्रामदानी गाँव को मिलेगा। एक स्वतंत्र गाँव उसमें तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता आज के विकास के सवाल, उसके कारण क्लाइमेट चेंज और सारे जो सवाल है उसका उत्तर हमें इसमें दिखता है। तो इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है, और ये सामूहिक वन हक की जो ग्राम सभा बनी है, तो उसमें ये आधार भी बनेगा कि ये ग्रामदान से हमारी ज़मीन भी बच जाएंगी, ज़मीन भी सामूहिक होगी। तो ये प्रक्रिया हम अभी मेंढा से लेके बाकी गांव में भी चर्चाएं, अभ्यास उसका शुरू है। मेंढा ने 20 साल लिया, तो बाकी जगह उतना समय नहीं लगेगा, लेकिन वो प्रक्रिया भी चल रही है। धन्यवाद। देवाजी भाई को कुछ एक वाक्य कहना था। हाँ जरूर। वो ज़मीन के बारे में, ये कि हमारी ज़मीन टुकड़े टुकड़े में है ना, भाई भाई का हिस्सा हो गई है। उसका हमने चर्चा किया कि 4 भाई हैं, तो उनके तरफ 5 एकड़ ज़मीन है। एक कितना एकड़ आएगा? पिताजी का हिस्सा 1 एकड़। उनका 2 बेटे हुआ, उनका हिस्सा कितना आएगा? आधा आधा। कितना? आधा। उनका बेटे 2 होगा तो कितना हिस्सा आ जाएंगे? 5 एकड़। 0 बजट आ जाएंगे। इसका अर्थशास्त्र का कोई प्रोफेसर होगा तो तुम्हारा अर्थशास्त्र कागज में लटक जाएगी। गांव में पहुंचना चाहिए। देखो, ऊपर से नीचे आता है तो 0 बजट होता है, नीचे से जाओ सबका जमीन इकट्ठा करो तो कितना बढ़ जाएंगे। देखो, सामूहिक व्यवस्था ये करना है, इससे वो अधिकारी लोग चुप गए। हमको बहुत दिक्कत जाएगा, इनका ऑनलाइन है तो बहुत हमको दिक्कत आ रहा है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, आपका प्रॉब्लम थोड़ी है। हमारा एसडीओ भी बोला, कलेक्टर भी बोला, ये पटवारी और ये है ना, काम करते नहीं, तनख्वाह ज़्यादा लेते हैं। बोल दिया ऐसा, ये बात बोल रहा है ना, वैसे ही बोला। तुम्हारा काम करना है, जनता का काम है ये। क्योंकि ये कानून से ये अधिकार देने के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा, और अभी कोर्ट से ऑर्डर आया कि जो 3 अधिकार इनको ग्राम सभा को देना है, ग्राम मंडल को, वो नहीं दे पा रही सरकार। ये सब लेकिन देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, लेकिन उसमें
उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, तो यंत्रणा। अब हम सवालों के लिए खुला करते हैं। मैंने देखा कि काले बाल वाले सबसे पहले हाथ ऊंचा करें। हाँ, चलो खड़े हो जाओ भाई, एक के बाद एक सवाल करो। दो हिस्सा है सवाल का सर। पहले हिस्से में ये पूछना चाहता हूँ कि उन राज्यों के संदर्भ में जहाँ पे जमींदारी प्रथा रही और उसके बाद जब ज़मीन के अधिकार मिले काफ़ी संघर्ष के बाद, फिर बीच में कास्टवाद भी हुआ, पर्टिकुलरली बिहार झारखंड की अगर बात करें, सरकार के साथ भी काफ़ी संघर्ष हुए, और पंचायती राज व्यवस्था जिसकी बात कर रहे हैं वो भी बहुत नई है, अभी कितनी मैच्योर हुई है बिहार झारखंड में, मतलब मैं वहाँ से आता हूँ तो आई हैव सीन इट की वैसी नहीं स्थिति। तो इन सारी चीज़ों को अगर सोचते हुए हम बात करें तो इतनी मुश्किल से जो मिली है थोड़ी बहुत ताकत, आई थिंक ज़मीन जो है वो पावर का इक्विवेलेंट है, तो उसको मिलने के बाद ऑल ऑफ ए सडन उसको गिव अप करने की जो बात कर रहे हैं वो कितना यूटोपियन है, जो आपने बोला भी यूटोपियन है, और कितना फिजिबल है, ये अपने आप में एक सवाल है उन राज्यों के साथ। दूसरा जो पार्ट है उसमें ये है कि अभी आपने बोला कि किसानी जो है बहुत लोग उससे दूर जा रहे हैं, और फिर कई बार हमने देखा है कि अगर ज़मीन ट्रांजैक्शनल उसमें नहीं रहता है तो उसके भी अपने दुष्परिणाम है। जैसे झारखंड में CNT एक्ट है, ज़मीन ट्रांजैक्ट नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से दूसरे तरीके के एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो आई डोंट नो आंसर की सही क्या है, बट अगर आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा हो तो कुछ वैसे अपने थॉट शेयर करेंगे तो सवाल दो चार मिनट आप साथ में लीजिए। मेरा नाम कौशिक है। मेरे दो सवाल है। एक मैं देवा जी और मिठूलाल जी से समझना चाहता हूँ कि आपके जो अगले वाला जो जनरेशन है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, उनके साथ ये सारी चीज़ों को लेके कैसे आप डिस्कस करते हैं और ये प्रोसेस, ये वैल्यू सारा कैसे आगे बढ़ता है, आपके एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ। और दूसरा, मैं ग्रामदान के बारे में पहली बार सुना आज, अभी मैं फिर गूगल पे देख रहा था तो एक न्यूज़ आर्टिकल निकला प्रिंट का जिसमें रिपोर्ट किया गया कि कुछ 41 ग्राम पंचायत डूंगरपुर ज़िले के आसपास राजस्थान में उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाया ग्रामदान से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कोई एक युवा है जिनको लोन नहीं मिला किसी बैंक से क्योंकि उनके नाम पे ज़मीन नहीं थी, तो उनका कुछ रुक गया, काम रुक गया, सब कुछ हो गया। तो वो ये सारे जो पॉलिटिक्स के इसके पीछे, इसको भी मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपके। ठीक बोलो। ये जो जमींदारी प्रथा थी उसके पहले क्या था? जमींदारी तो मूल से नहीं थी। ये जमींदारी तो अंग्रेजों ने बनाई हुई व्यवस्था थी। जहाँ पे अंग्रेज सीधे राज नहीं कर सके वहीं पे उसके स्थानिक आदिवासी या किसी स्थानिक व्यक्ति को जमींदार बना दिया, एजेंट बना दिया अपना, और व्यक्तिगत मालकी में फंसा दिया। उसके पहले व्यक्तिगत मालकी कहाँ थी? गांव की व्यवस्था थी। गांव की व्यवस्था से जमींदारी की तरफ जाना है या उससे मुक्त होना है, ये सवाल है। और अगर उससे मुक्त होना है तो ग्रामदान की तरफ आना पड़ेगा। ये समझ गया तो फिर व्यक्तिगत मालकियत मुझे कैसे फंसाती है ये खुद मालिक को समझ में आता है और वही निर्णय लेता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। नहीं, थोड़ा सा उसको उसके सवाल को मैं स्पष्ट कर दूं। इतिहास चाहे जो भी रहा हो, जहाँ एक दलित, वंचित और शोषित समाज रहा है, जहाँ पर बहुत मुश्किल से अधिकार मिले हों, जिसमें से एक अधिकार जो है ज़मीन पर मालिकी का अधिकार था, जिसके आधार पर वो सिर्फ काश्त करने वाला गुलाम नहीं है परंतु खुद काश्त करके काश्तकार हो गया है, उस अधिकार से क्या ग्रामदान में वो फिर से एक बार वंचित नहीं हो जाएगा, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है, मतलब मैं आपको सिर्फ ये ध्यान दिला रहा हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस पर्सपेक्टिव में उसके लिए क्या जवाब है कि भाई वो तो अभी पूछ रहा है ना, तो कोई दलित ही आकर के पूछ लेगा, कोई कहेगा कि भाई मुझे अभी मिला है और फिर से मेरे हाथ से छीन लोगे, छीन में तो बात ही नहीं है। नहीं, मैं उसकी नहीं, भाषा उसके में लिए। बता रहा हूँ। इसलिए भाषा में। उस संदर्भ में मैं कहता हूँ हाँ, कि इसमें किसी का भी जमीन पे का अधिकार छीना नहीं जाता, उल्टा सबका अधिकार को स्थापित किया जाता है। अगर आप दलित भी है, वो जमीन कस रहा है व्यक्तिगत नाम का, और वो व्यक्तिगत नाम हटा देता है तो उसका 20वां हिस्सा 5% छोड़ के
बाकी ज़मीन पे वो और उसका परिवार को वंश परंपरागत अधिकार बना रहता है ग्रामदानी किसान के रूप में, उसे बेच नहीं सकता बाहर। दूसरा ये है कि वो जो 20वां हिस्सा है 5% निकालना है, वो गांव में कोई भूमिहीन ना रहे इसलिए है। पहले की व्यवस्था में दलित या वंचित भूमिहीन रहते थे। यहाँ पे सरकार नहीं, गांव जिम्मेदारी लेता है कि हमारे गांव में कोई भूमिहीन नहीं होगा और उसको दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक प्रोग्रेसिव विचार है, क्रांतिकारी विचार है और सबको उसका न्याय मिले, विषमता दूर हो, इस दिशा में आगे बढ़ने वाली बात है। और वो ज़मीन महिला के नाम पे भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि उसमें महिला के नाम की विरोध में है। और जो व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसके महिला का भी नाम उसमें लेने का नियम ग्राम सभा खुद बना सकती है, सरकार की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि ये जो कहा जाता है, इन्होंने जैसे गूगल सर्च में देखा, ये बहुत व्यवस्था इस चीज़ को फैला रही है, क्योंकि व्यवस्था ये नहीं चाहती। और ख़ास करके शहर के पास में जो ग्रामदानी गांव हैं, वहाँ के कुछ लोगों को ये ज़मीन अब बेचना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे उनको लगता है। तो व्यक्तिगत मालकियत का जो दोष है, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। मालकियत का क्या मतलब होता है कि ज़मीन ये उत्पादन का साधन है, हमें खेती करना है तो ज़मीन चाहिए, वो मालकियत से स्थापित होती है। दूसरा उसका हिस्सा है जो गलत है कि ऐसी ज़मीन प्राप्त होती है जो हम मालिक है तो उसको बेच सकते हैं। ग्रामदान उत्पादन के साधन के रूप में ज़मीन को कायम रखता है, लेकिन आप बाहर बेचते हैं, जिससे ज़मीन लोगों के हाथ से निकल जाती है और कुछ लोगों के हाथ में जाके केंद्रित हो जाती है, जो आज हो रहा है, और पैसे के लोभ में लोग करते हैं। तो ऐसे लोग मिलकर ये संगठन बना रहे हैं कि हमारे पुरखों ने गलती कर दी, अब हमें पैसा मिल रहा है तो इसको बेचने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए ग्रामदान नहीं चाहिए। अब वो जो कारण बताते हैं वो गलत है कि हमें कर्जा नहीं मिलता। ग्रामदान होने से, कर्जे से वो वंचित नहीं रहते हैं। पूरे गांव के नाम की जो ज़मीन है, ग्राम सभा ग्रामदान का अध्यक्ष उसको प्रमाणित कर देता है कि ये इसका सदस्य है, तो सरकार का आदेश है कि उसको सभी लाभ और कर्जा मिलता है, वो जमानत ले सकता है। सब जितने भी कानून से व्यक्ति को करना है, क्योंकि अब तो पूरे गांव की ज़मीन का हिस्सा है ना वो, तो कोई सी चीज़ से वंचित नहीं रहता। ये प्रचार में झूठा फैलाया जा रहा है। दूसरी और चीज़ जो आपने नहीं कही वो भी कह देता हूँ, ये कहा जा रहा है कि हाथ उठाकर वोटिंग होता है, इसलिए दबाव आता है। जो गुप्त मतदान होना चाहिए वो ग्रामदान में मना है, ऐसे कहा जाता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि मतदान कैसे होना चाहिए इसका नियम भी बनाने का अधिकार ग्राम सभा के पास में आता है। अब देवाजी भाई से आपने पूछा कि ये आपके यहाँ ग्रामदान हो गया, उसकी बात आसपास के गांवों से और लोगों से आप कैसे करते हैं? नहीं, अगले पीढ़ी के बारे में पूछा। 14 साल के लोगों को बताइए। ये तो ग्राम नहीं, अपने अगली पीढ़ी का भी बताइए और आसपास के लोगों का, इलाका मीटिंग में कैसे बात करते हैं वो भी बताइए। तो इसका सवाल तो बहुत आता है आपने तो, ये आगे का पीढ़ी के लिए। आप गांव में रहते हैं ना, सभी लोग गांव में रहते हैं, बुजुर्गों का सुनते क्या? सुन रहे हैं ना? तो वो क्या बोलते हैं, सभी ये 5 उंगली सरीका नहीं है। किसी न किसी परिवार में वो बेटा होता है ना, वो पिताजी का मानता नहीं पहले से ही। उनको कुछ दर्द हो रहा है, वो क्या बोलता है, ये तो लड़के बहुत बेकार हो गए हैं, आगे तो ये काम नहीं चलेगा, ये बेकार है, अभी आप लोग हैं तो तब तक चलेगा, आगे नहीं चलने वाला है। बोलते क्या नहीं गांव में? हाँ, बच्चों लोगों के लिए ये सही है क्या? हमने इसका भी स्टडी किया, ऐसा है क्या? वो वैसे बोलने वाला हमारे गांव का बुजुर्ग था, वो बुजुर्ग मर गया, बेटा अभी अच्छा तरह से चला रहे हैं। देखिए, और आगे जाके देश का लेवल पर नहीं, तो वो गांधी था, वो गांधी चलाया, तुम चलाएंगे क्या? ऐसे सवाल आए कि नहीं?
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर था तब चलता था, अभी नहीं चलेगा। कौन बोलता है नहीं चलेगा? दिमाग चलाओ, विवेक बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की होता है, एक सद्बुद्धि होता है, एक दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि टुकड़े टुकड़े करके सत्यानाश कर देता है, उसको सद्बुद्धि को जोड़ो। यहाँ इस ग्राम दान में या सभी चीज में विज्ञान समझता है ना, विज्ञान को आध्यात्मिक का जोड़ नहीं रहेगा तो विनाश अटट। दोनों साथ साथ जाना है, विज्ञान और आध्यात्मिक समझना है। ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर बहुत सवाल होता है, आगे का पीढ़ी नहीं चलाएंगे। अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कोई पुणे में सीखता, कोई नागपुर में जा रहा है, बाहर जा सीख पढ़ रहे हैं। तो वो लोगों से अभी उन लोगों को ये अभी से ही पढ़ाई भी करो और गांव का भी उन पर सौंप दिया, वो काम कर रहे हैं अभी। ठहराव लिखना, हिसाब लिखना, जंगल में जाना, वहाँ सहभागी होना, ग्राम सभा में ये होना, ये असली एजुकेशन यूनिवर्सिटी गांव है, असली यूनिवर्सिटी गांव और असली तीर्थ क्षेत्र गांव है। ये समझिए। देवाजी ने एक बात नहीं बताई, आगे की पीढ़ी की जो बात है, उनके गांव में भी ये आया कि आप सर्वसहमति से ग्रामदान कर रहे हो, लेकिन नए जो बाद में जो लड़के आएंगे वो अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो इन्होंने 14 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको भी समझाया और उन्होंने भी सर्वसहमति से ये मान लिया। अब 14 साल के बाद फिर बैठेंगे लोग। बच्चों को तो नहीं कर सकते, समझा सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक और बीच में कमेंट थी वहाँ से, वो आप दूसरी बात है। नहीं देवा प्रश्न येऊ द्या, प्रश्न येऊ द्या देवाजी। पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन है एक्ट में कि अगर एक परिवार ने एक समय पे अपनी सहमति दी है तो आगे जाके उनके जो भी आगे पीढ़ी आएगी वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सके? क्योंकि एक तरफ जहां ऐसे गांव हैं जिन्होंने ग्रामदान का फ़ायदा समझ लिया है और वो जैसे इन्होंने देवाजी ने बताया कि अध्ययन होता है और आगे वाली पीढ़ी भी समझ रही है, सिमिलर तरीके से ऐसे भी गांव हैं जहां पे खेती अब मुश्किल हो गई है, खेती करना से उनको ना फ़ायदा हो रहा है ना इनकम आ रही है और वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं जो कि वो नहीं बेच पा रहे हैं, जो इन्होंने भी एक पूछा था। तो क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है या इसके लिए कुछ देख सकते हैं? प्रोविजन एक है कि अगर कोई खेती नहीं करना चाहता है तो गांव में गांव में बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। ग्राम सभा की अनुमति से गांव में ही बेच सकता, तो जमीन गांव में ही रहेगी, गांव के बाहर के व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगी। यह एक क्वेश्चन इस पे है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन जैसे फैल रहा है शहर, तो ज़मीन एक्वायर की जाती है सरकार की तरफ से, तो ग्रामदान के गांव में क्या प्रोविज़न होंगे? क्या सरकार इसको ले सकती है? और दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आज ऐसी चीज़ों में एक वो भी है कि फिर ये तो आप गवर्नमेंट के सिस्टम से हम अगेंस्ट में हो गए हैं, तो पॉलिटिकल विरोध क्या आ रहा, किस प्रकार का आ रहा है अभी इसको लेके? पॉलिटिकल विरोध तो है ही, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट के ये खिलाफ चीज़ है। पॉलिटिकल विरोध तो होता है, ब्यूरोक्रेटिक भी होता है, और विरोध भी है, और दूसरी जानकारी का अभाव भी है। अब महाराष्ट्र में सिर्फ 20 गांव है, तो ब्यूरोक्रेसी में किसी को जानकारी नहीं है। वहाँ भी कोई गढ़चिरौली में कोई नया आएगा, CEO आएगा, कलेक्टर आएगा, क्या है किसी को कुछ पता नहीं, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। पर मार्केट का भी तो एक पार्ट है उसमें कि ज़मीन तो चाहिए अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हाईवे बनाना है। सरकारी एक्विजिशन जो है, तो सरकार तो एमिनेंट डोमेन का जो प्रिंसिपल है कि आखिर में पूरी ज़मीन सरकार कॉम्पेंसेशन दे के ले सकती है, वो तो कहीं के भी लेकिन अभी तक नहीं ऐसा केस नहीं आया। अभी एमिनेंट डोमेन खत्म है। अभी सरकार जो है वो बाजार कीमत पे ही जमीन खरीद रही है, कोई एमिनेंट डोमेन वाला मुद्दा अभी हट गया है, ये समझ ले आप। कुछ पूछा फायदा ही होगा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी चाहिए, कानून में फंसना नहीं है इसलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि पहले मान लीजिए ग्रामदान शुरू करने का पहले कोई व्यक्ति 2 एकड़ जोत रहा था परिवार, या दूसरा परिवार 5 एकड़ जोत रहा था, तो ग्रामदान के बाद जुताई कैसे होगी? वैसे ही है, 95% ऑफ पहले वो जो कर रहे थे उसका 95%, 5% सिर्फ जाएगा। वो भी ग्राम सभा में।
अच्छा ग्राम वो सभा भूमिहीन के लिए जाएगा। अगर वो भूमिहीन है तो मिलेगा उसको। नहीं, गांव के भूमिहीन को देने के लिए 5% निकाल के अलग करेंगे, बाकी तो कानून के हिसाब से वो उतना कर सकते हैं। लेकिन इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं वो तो उनके हाथ में है निर्णय लेना, तो वो आगे अपना निर्णय कर सकते हैं। लेकिन ये सुलभ ग्रामदान का है कि उस दिशा में कम से कम एक कदम आगे बढ़ाना, उधर एक हाथ। हाँ, लोन वाले पे देवाजी कुछ बोलना चाह रहे जमीन, तो पहले वो सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम सौरभ है, मैं लैंड कॉन्फ्लिक्ट कोच से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब अगर हम गांव को देखते हैं तो जो मेन सोर्स है एट्रोसिटीज का दलितों के ऊपर या ट्राइबल्स के ऊपर, वो एक ज़मीन भी एक उसमें मुख्य कारण है कि ज़मीन का जो एसेट्स है वो शेड्यूल कास्ट के पास नहीं है। बट जब हम ग्राम दान की बात करते हैं जिसमें लैंड जो है गांव को दान कर दी जाती है, क्या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की क्या वो एट्रोसिटीज कम हुई है या नहीं हुई सर गांव के अंदर? इसमें तो वो जो जमीन है वो खुद मालिक तय करेगा तभी होता है। दूसरा, जिन दलितों को, जिन वंचित को जमीन नहीं है उसको जमीन देने की जिम्मेदारी गांव की आती है ग्रामदान बनने से, और कोई भूमिहीन नहीं रहता गांव में। सर क्या उससे कास्ट एट्रोसिटीज या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा ट्रू गोल था इक्वालिटी का, क्या वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? वो प्रिंसिपली इसमें जो जमीन कोई भूमिहीन ना रहे इस हद तक इसमें अचीव होता है। उसके अलावा जो जात टिकी हुई है वो कई कारणों से टिकी है, उस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। सिर्फ जमीन मिल जाने से जाति नष्ट नहीं होती है। नहीं, और वो दलित जो होगा वो भी ग्राम सभा का हिस्सा होगा, ग्राम सभा की निर्णय प्रक्रिया में वो भी भागीदार होगा, और वो जो कहेगा उसका भी विचार होगा। आज तो वो प्रक्रिया में है ही नहीं। और ये जाति के आधार पर दुश्मनी पैदा करने का जो वातावरण है, वो सारे जाति के लोग एक गांव का परिवार बने, इस दिशा में उठाया है पहला कदम। पहले पीछे आप और उसके बाद आप। सर मैं भागीरथ हूँ डाउन टू अर्थ मैगजीन से। थोड़ा ये जानना था कि आपने बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स ने रिपील किया, वो क्या वजह रही कि क्यों रिपील करना पड़ा उनको? यही वो वेस्टेड इंटरेस्ट का जो प्रेशर है, वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रेशर यही कारण है और कोई कारण। बिल्डर लॉबी और बाजार है, सरकार है। जहाँ पे शहरों के पास जमीनों की कीमत बढ़ गई, बिल्डर को पैसा कमाना है, वहाँ पे ऐसी चीजें हो रही। सर उसका विरोध नहीं हुआ वहाँ ग्रामीण स्तर पर? ग्रामदानी लोगों को पता ही नहीं है ग्रामदान को। नहीं, ये है संख्या इतनी कम है कि वो विरोध नहीं कर पा रहे, मतलब इफेक्टिव विरोध नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम लोग संख्या बहुत जानकारी दे रहे हैं कि बढ़ाइए ये संख्या, ताकि विरोध हो सके, प्रभाव पड़ सके। ग्रामदान का पता लगा, मतलब ग्रामदान क्या है, मतलब मैं जानना चाह रहा था कि ये जो पंचायत राज अधिनियम शायद मेरी समझ से जो इस पर लागू नहीं होता है, पंचायत राज अधिनियम की जो योजना है, जो चाहे नरेगा हो या ये सामाजिक सुरक्षा की योजना है, शायद वो वंचित हो गए उससे। नहीं, मिठूलाल जी बता रहे हैं। नहीं। ये अध्यक्ष बताएंगे आपको। नहीं सर, वंचित नहीं है। जो सरकार की जो योजना है वो सभी योजना मिलती है सर। और जहाँ पे महाराष्ट्र में तो पंचायत की मार्फत से 2008 के बाद में जो महात्मा गांधी नरेगा चली ना, उनके बाद में ये जो पंचायतों का अधीन कर दिया, तो पंचायत की मार्फत से जो पंचायत दे रही है अभी, पंचायत के गाँव का विकास होता है। लेकिन ग्राम सभा को ही आता है पैसा। और 2008 से पहले जो SGVR का टोटल फंड आता है, वो जो ग्राम पंचायत को मिलता है वो फंड ग्रामदान को मिलता था। वो 2008 के पहले वो फंड सभी ग्रामदान के अधीन ही आते थे। और मेटा लेखा का अभी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में ये हो जाएगा लागू कि पूरा पैसा इनका पंचायत को भी नहीं जाएगा, सीधे ग्राम सभा को आएगा। ग्राम पंचायत का जितना भी लाभ है, फंड है, वो सीधे ग्राम सभा ग्रामदानी गाँव की। ग्रामदान जब होता है तब वो अगर ग्रुप ग्राम पंचायत होगी 3-4 गाँव की, तो वो गांव अलग बन जाता है, ग्रामदान होने से अलग बन जाता है, उसे पूरे गांव का स्टेटस मिलता है। जैसे जिला परिषद में, पंचायत समिति में जो सरपंच बैठते हैं, तो ग्राम सभा का अध्यक्ष भी उनके यहाँ जाएगा, और दूसरा तो उसका पूरा स्टेटस गांव के बाद आएगा। लेकिन CFR ग्राम सभा को मिल रहा है सीधा पैसा MG नरेगा का। महाराष्ट्र में 21 का जो ये सर्कुलर निकला है, उसमें MG नरेगा का जो भी जंगल में काम होगा इसमें, वो सारा पैसा ग्राम सभा के अकाउंट खोले अलग। कल चेतना ने बताया, तो गुजराती में भी आ रहा है, गुजरात में भी आ रहा है, तो ये पूरा पैसा उसको मिल रहा है। CFR का पैसा अभी गोडाउन्स बने हमारे यहाँ
ग्राम सभा में, छोटे गांव में 20-20 लाख का फंड उस ग्राम सभा के अकाउंट में है, वो ऑडिट कर रहे हैं, उसका सारा ये कर रहे हैं। तो ये इसमें तो है ही, उसमें तो ग्रामदान में तो पूरा पैसा। इसमें अभी एडवांस पोजीशन ग्राम सभा की ये है कि वो जीएसटी निकाल रही है, पैन कार्ड निकाल, उसका ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट सरकार को एक और अपने पास रखना, ये सारी प्रोसीजर हमारे लेवल पे तो ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत के सारे चीजें हैं वो ग्राम सभा को CFR प्राप्त ग्राम सभा, और ये ग्रामदानी ग्राम सभा के साथ में भी ऐसे ही हो पूरा अकाउंट होगा। सेक्शन 43 में इन लोगों ने हटा दिया, तो उससे जो ग्रामदानी गांव की जो अलग आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गया। अब वो पूरा का पूरा, चूंकि अब ग्राम पंचायत के माध्यम से आता है, तो वो 1-2 नुकसान हुए। पहला तो ये हुआ कि बहुत कम हो गया वो पैसा, और दूसरा उसकी जो पूरी की पूरी निर्णय लेना, जो सर्वसम्मति, वो फिर एक अलग तरह की लॉबी के पास में गया। राजस्थान का मैं बता रहा हूँ, पैसा कम नहीं हुआ, पैसा उतना ही आता है, अधिकार कम हो गया। तो पैसा भी कम हो, उस प्रोपोर्शन में कम हुआ, उनके हिस्से का पूरा आता है, हिस्से का नहीं है, आपका पंचायत का अधिकार है। और लेकिन ये सिर्फ राजस्थान सरकार ने किया है, ये ग्रामदान पहले मूल कानून जो राजस्थान का था उसमें नहीं था, और सरकार जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो तो इस कानून को खत्म ही करना चाहती है। अभी तो माइनिंग को भी खत्म करना चाहती है, अभी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। वो तो उसके खिलाफ एक कदम के रूप में आप इसको देखिए, इससे 100% सब हो जाएगा ऐसा मत मान कर चलिए। वो तो CFR के लिए भी वही है, 10% इम्प्लीमेंटेशन। बोलिए। नमस्कार, मैं जूही मिश्रा IDR से। मैं ग्रामदान के बारे में अभी पिछले कुछ समय से ही पता चला, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है। तो जिन क्षेत्रों में हम जहाँ पे भी ग्रामदान बने हैं, वहाँ रहने वालों की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक तौर पे कौन से बड़े बदलाव आए हैं जो ग्रामदान बनने के पहले नहीं देखे जा रहे? तो अगर आपके पास में कुछ ऐसे उदाहरण हो कि पहले परिवारों की स्थिति, आर्थिक स्थिति इस तरह की थी, और अब ये बनने के बाद जो वंचित समुदाय है उनकी स्थिति में इतना बड़ा उछाल आया है, उनकी बेहतरी में, उनके जो पूरा जीवन है उसकी बेहतरी में क्या कुछ योगदान दिया, बताएंगे? एक बड़ा उदाहरण तो आपने बता दिया है कि अनिल अग्रवाल, सुनीता नारायण ने अध्ययन करके टुवर्ड्स ग्राम विलेजेस में लिखा है। वो टुवर्ड्स ग्राम विलेजेस सेंटर फॉर साइंस की जो दिल्ली की संस्था है, डाउन टू अर्थ, उनसे आपको मिल सकता है। वो भगीरथ भाई बैठे हैं। और इसके बाकी अध्ययन के लिए अभी समय नहीं है सब बताने के लिए, लेकिन लाभ बहुत हुआ है और हो सकता है, और लाभ उतना ही होता है जितनी, जैसे देवाजी भाई ने कहा, आपका अध्ययन है और आपकी समझ है, आपकी क्षमता है। मनरेगा भी कानून से एकदम से थोड़ी हो जाता है। आप कानून अच्छा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो करने की गुंजाइश, पोटेंशियल इसमें है। इतना ही अभी आप समझ लीजिए, आप करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तमाम व्यवस्थाएं हैं, हम देखते हैं कि सभी व्यवस्थाएं जो आती है वो अच्छे उद्देश्य को लेकर और अच्छे विचार को लेकर आती है, बाद में वो करप्ट हो जाती है। क्या ये व्यवस्था भी फ्यूचर में करप्ट होने के कोई असेसमेंट है? अरे भाई सुनो, तुम्हारी उम्र में इतनी निराशा अच्छी नहीं है। पर वैसे तुम्हारी शंका और तुम्हारा सवाल सही जगह पर है। देखिए, ग्रामदान की पूरी कल्पना जो है वो पैराडाइम शिफ्ट है। आप इसी पैराडाइम में सवाल देखेंगे, पूछेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। पैराडाइम शिफ्ट ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉमनली ओन्ड बाय द कम्युनिटी and not even by the state, and nobody, no bazaar can come and interfere unless the community decides. And community is that which lives there for years. अब सवाल ये था रौनक भाई का कि भाई ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका क्या? मैं आपको ये बता दूं कि मैं दोहरा रहा हूँ, लास्ट सेशन में जो मेरे साथ थे उसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। देयर हैज़ टू बी अ शेयर्ड विजन। हमारा झगड़ा जो मूल चल रहा है वो ये है कि हमारा विजन जो है वो मेनली रूरल हैबिटेट बेस्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बेस्ड सेटलमेंट्स around natural resources or creating artificial resettlements with the kind of technology that we are doing. आप ये कह सकते हैं कि यार सवाल पूछने के लिए मियाँ तुम 100 साल देर से आए हो,
क्योंकि हम तो आगे बढ़ चुके हैं और 50% तो शहर बन गए। तो देखो भाई, जब पैराडाइम शिफ्ट होगा तो एक संस्कृति जो है वो दूसरी मानव संस्कृति को ये जवाब दे सकती है कि भाई उस रास्ते पर चले थे, हमको लगा कि वो ठीक नहीं है, तो हम जा रहे हैं वापस जा रहे हैं, मतलब गुफा में नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी और ज्ञान के साथ हम विकेंद्रित व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, जहां हम लोग रहेंगे भी विकेंद्रित कम्युनिटी के तौर पे, समुदाय के तौर पे। हम चूंकि समुदाय की तरह रहेंगे, इसीलिए हमारे सारे अधिकार भी सामुदायिक होंगे। ये कॉमन्स का डिस्कोर्स है। प्लीज रिमेंबर दैट ऑस्ट्रोम ऑल्सो, आवर ग्रेट नोबेल प्राइज लॉरिएट, बहुत उसका काम है, उसने ये कहा कि ग्रुप्स निर्णय कर रहे हैं कॉमन्स के यूज का। तो इफ यू कंसिडर दैट इवन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कॉमन, जैसे आप एनटीपीसी कह रहे हैं, तो एक टिम्बर भी तो प्रोड्यूस है। वो हम एनटीपीसी भी गलत बोलते हैं। वो एनटीपीसी हमारे दिमाग में फॉरेस्ट ने हैमर कर, कोई फॉरेस्ट वाले माफ कर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हैमर करके रखा है एनटीएफई। वो क्या है, उसको दूसरा क्या कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अरे कोई प्रोड्यूस माइनर या मेजर कैसे होता है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। उसी हिसाब से आप एग्रीकल्चर को देखेंगे, उसी हिसाब से प्रकृति द्वारा दिया हुआ रोटी खाने का तो इंतजाम है, उसके निर्णय और उसकी मालिकी भी तो सामुदायिक हो सकती है। अगर जंगल की हो सकती है तो अनाज वाली क्यों नहीं हो सकती? अब ये सवाल आया था इस बिटिया का कि राइट टू एलियनेट अगर मुझे चाहिए तो भाई नहीं ले सकते तुम। समुदाय में जब रहोगे तो ये तो ऑस्ट्रोम यही तो कह रही है, व्हेन देयर आर ग्रुप डिसीजंस देयर कैन नॉट बी इंडिविजुअल डिसीजंस। आप अपना जो है वो घर जो है वो कपड़े आपके उतार के बेच दो, भाई तुम्हारा राइट टू एलियनेट है, नहीं चाहिए, पर ज़मीन आप नहीं दे पाएंगे। ज़मीन देनी है तो कम्युनिटी को ही देनी होगी। सवाल यह है कि अगर सरकार को चाहिए, सरकार कौन होती है? देवाजी के ये लोग बैठ के तय करेंगे कि हमारे यहाँ सड़क निकालनी है नहीं निकालनी है। सरकार को कहने जा भाई तेरे यहाँ से सड़क नहीं निकालनी हमको, और अगर निकालोगे हमको भी लगेगा कि सड़क का उपयोग है, तो जो भी सड़क निकालेगा वो प्राइवेट होगा या सरकार होगा, वो आकर के गांव से नेगोशिएट करेगा। कॉम्पेंसेशन के लिए भी कर सकता है या नेगोशिएट कर सकता है कि भाई मुझे बदले में इसके क्या, मेरा क्या फ़ायदा होगा, गांव का क्या फ़ायदा होगा। हाँ बोलो बेटा। अब ये अंतिम सवाल है, नहीं तो ये चेतन वेतन मुझे निकाल देंगे बाहर, 5:30 हो गए। मैं महमूदुल हसन लैंड कन्फ्लिक्ट वॉच से हूँ। हाँ बेटा। रिसर्च फेलो हूँ। पिछले 18 दिन में महाराष्ट्र में काफ़ी सारे गांव पे था, रिपोर्टिंग कर रहा था। अलग अलग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो रही है और ज़मीनी तौर पर कन्फ्लिक्ट भी हो रही है। तो एक चीज़ का ख्याल आता है, ये सवाल देवाजी से होगा कि ग्राउंड पे मैंने ये चीज़ देखा, कहीं ना कहीं क्लास और कास्ट डिफरेंस उन गाँव में नज़र आता है विलेजेस। मैं आपका एक पर्सनल ओपिनियन समझने की कोशिश करता हूँ। आप अपने गांव के तौर पर ग्रामदान का इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हो या इसके बाद हो, इसके पूरा दौरान पहले सोशल फैब्रिक कैसा था, सोशल स्टेटस कैसा था, या फिर क्लास एंड कास्ट डेमोग्राफी कैसा था, और उसका जो करेक्टर है, विजिबल करेक्टर है, कैसा था। इसके बाद आपने किस तरीके के चेंजेस या फिर बदलाव देखे आपके अपने नज़रिए से? मुझे बहुत डेटा कुछ नहीं चाहिए, विजिबल डिफरेंसेस लोग कम्युनिटी में, बीट अबाउट इकोनॉमिक हो या फिर सोशल इंक्लूजन रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो ऐसा विजिबल डिफरेंस आपने क्या देखा? मराठी मध्ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, समय काफ़ी हुआ है। ग्रामदान आपको मौका देता है, जो आप देखना चाहते हुआ या नहीं हुआ वो आप कर सकते हैं। दूसरे ने किया नहीं किया इसको भूल जाइए, वो नहीं करना चाहते थे, आपको करना है तो ग्रामदान आपके साथ में है। ग्रामदान का उपयोग करके आप ये कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। और पहला कदम तो है कि पूरा गांव एक परिवार हो गया, सारी जाति के लोग इकट्ठा आ गए, जमीन पे किसी का नाम नहीं रहा, कोई भूमिहीन गांव में नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये तो पहला कदम तो सबको मानना ही पड़ेगा, तभी ग्रामदान होता है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन उसके आगे का काम आपको करना है, दूसरे ने किया नहीं किया इससे हमें क्या करना है। और वो ग्रामदान कानून हमें मौका देता है, हमें करना है तो ये मौका है, करना है या नहीं करना है ये हमें तय करना है। दूसरा ने किया नहीं इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। एक्चुअली मैं जो आंसर ढूंढ रहा था वो शायद देवाजी बहुत सही तरीके से
देवाजी भाई अभी बात बहुत कर सकते हैं, आप उनसे व्यक्तिगत बात करिए। नहीं छोटे में बताओ, छोटे बताओ तो सही। उनका ये सवाल है कि भाई हिंदी में ठीक से समझ नहीं पाए ना, तो थोड़ा तो दिक्कत हो जाए। नहीं कोई बात नहीं। थोड़ा देखो, ऐसा है बेटा कि ये आप वो कह रहे हैं कि जाति पाति को लेकर के क्या आपको क्या परिवर्तन दिखे ग्रामदान से पहले, ग्रामदान के बाद? तो उनके गांव में अभी शुरू ही नहीं हुआ। ऊंच नीच की वही वो बतावे ना, पहले वही तो मैं कह रहा हूँ, बताएं अपना शेयर मैं तो करें। बताता हूँ कि हमारे गांव तो छोटा है, और ये जो जाति या पार्टी पंथ इसको छोड़ दो। अगर जाति पाति पक्ष में जाएगा तो ये बहुत कर्करोग हो जाएगा, वायरस ये फैल जाएगा। तो ये ऐसा है। हमारा एक पंचायत भी है। अब ग्राम पंचायत के आप लोग वहाँ चर्चा कर रहे थे। अब ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे करते हैं? इलेक्शन लड़ाते हैं चुनाव में। हमारा 1960 से 3 गांव का है, यहाँ ग्राम पंचायत है 3 गांव का, तो वहाँ सभी जाति के लोग हैं। पार्टी भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, आप है, गोंडवा, दुनिया भर के पार्टी है। सर्वसहमति से सरपंच का इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। इलेक्शन मुक्त इंडिया कर दो, सब खत्म हो जाएगी। आधा बीमारी खत्म। चिल्टा मत निकालो एक दूसरे को, सहमति से। सर्वसहमति। ये 60 साल से उनके तीनों गांव में इलेक्शन नहीं हुए, वो अपना सदस्य चुनते हैं और सर्वसहमति। लेकिन ये जबरदस्ती से डरा कर नहीं होगा, ये मुख्य चीजें हैं। और रोटेशन में सरपंच पद बदलता है 3 गांव में से। जैसे अभी मेंढा का सरपंच है, और ये जाति का एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि ये ग्रामदान होने के पहले की बात है। ये नारा जब लग गया कि दिल्ली बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गाँव में हमारी और हम गाँव में हम ही सरकार, तो देवाजी भाई की लड़की जो MSW कर रही थी, वो दलित युवक के साथ में शादी करना चाहती थी, तो पूरे आदिवासी समाज में इनके ऊपर बहिष्कार डाला था। ये पूरा गांव उस लड़की के साथ में खड़ा रहा। अब अध्ययन के साथ फर्क पड़ता है गांव के कारण। अब इंसान खुद को मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? इंसान, महिला खुद को इंसान मानते कि हमारे मराठी में तो बाई और मानुष कहते हैं, इसमें तो भेद कर दिया। इसमें मैं कभी कभी बोल देता हूँ, वो कौन सा विद्यापीठ में ये पढ़ाई करते हैं ये लोग? हाँ, ये पढ़ाई का मतलब क्या है? हिंसा के लिए नहीं है, इंसान बनने के लिए पढ़ाई। इंसान बनो। चलो देवाजी की तोहफे की बात से हम बात को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा रुके रहिएगा, हम इनका सम्मान कर रहे हैं। सब लोग 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा। इनका हम सम्मान कर रहे हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट का। चेतन, सुदर्शन भाई, आप बोले थे यहाँ बाजार नहीं बनेंगे, लेकिन बाजार ज्यादा बढ़ गए। हाँ, सवाल भी सब आप कर लो। चेतन, आप करो। पढ़ना पड़ेगा ज्यादा मत जाओ इससे। तो फिर बाकायदा खड़िए, आइए यहाँ ले आओ चित्र इनके लिए। रुको, फोटो ले रहे हैं। यहीं रुको, साथ में लेंगे। हाँ, साथ में फोटो लेंगे सबका। आप तो सब खुद पढ़े।
मोहन भाई बहुत मुश्किल से मुसाफरी करते हैं स्वास्थ्य की वजह से, पर ये बहुत मुश्किल से वो आए हैं। हाँ। जितनी परेशानी उन्होंने उठाई आने में, वो विषय ग्रामदान का था। हाँ, इसीलिए आए। सही बात। खड़े रहो चेतन, सबके साथ फोटो निकलवाओ। नहीं सर, ये वाला उतारो सर। अरे नहीं देना पड़ेगा सर, पैनल बोल रही है। नहीं, हम अपरिग्रह में विश्वास करते हैं। नहीं, फोटो तो है हमारे पास, हो गया। हमें वापस कर देंगे। नहीं सर, ये आपके साथ फोटो आपके साथ। हाँ, चेतन भाई को लगा। चलो खड़े रहो, नहीं आना बीच में। नहीं उसको रहने दो, बिल्कुल रहने दो, सवाल ही नहीं करना। खड़े रहो। ग्रुप बना लो। नहीं आप नहीं लेंगे तो अरे भाई अच्छा भाई लाओ इधर। मोहन भाई एकदम। हाँ चलो आ जाओ, चेतन खड़े रहो, सत्या आ जाओ, टीम में आ जाओ भाई, तुम भी सब टीम तो खड़े रहो। ऐसी टीम कब बनती है, खड़े रहो। चलिए शुक्रिया। आज देर हुई इसीलिए कल सुबह देर मत करना। नमस्ते बेटा।